एपिसोड 101 टू 110। अध्याय 101 में तुमसे वादा करता हूँ। चू लुओ को चिढ़ाने के बाद जियांग चेन ने अपने हाथ में मौजूद लालटेन पर ध्यान केंद्रित किया। पुस्तक में इसे आत्मा मार्गदर्शक लालटेन कहा गया था, लेकिन ये नाम स्पष्ट रूप से शाही मकबरे के आधार पर बदल दिया गया था और जियांग चेन इसे उस नाम से नहीं पुकारना चाहता था। इस तथ्य से कि यह 1000 वर्षों से नष्ट नहीं हुआ है, यह एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति है, संभवतः अन्य आध्यात्मिक कलाकृतियों से भी ऊपर। चिक्सियाओ तलवार के विपरीत इसे कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसकी ऊर्जा भी ज्यादा नष्ट नहीं हुई थी। यदि यह कोई साधारण आध्यात्मिक कलाकृति होती तो समय के क्षरण के कारण ये बहुत पहले ही अनुपयोगी हो गई होती या इसकी शक्ति बहुत कम हो गई होती। केवल 5वें या उससे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां ही वर्षों के निरंतर बीतने का सामना कर सकती थीं। बेशक ये सापेक्ष है, अगर ये दसियों हजार साल होता तो 5वें या उससे ऊपर के दर्जे के आध्यात्मिक कलाकृतियों को भी नष्ट कर दिया जाता। आइए इसकी क्षमता का परीक्षण करें। जियांग चेन महल के बाहर आया, लगातार अपनी वास्तविक शक्ति को लालटेन में डालता रहा, फिर कमल से लालटेन की बाती को अपने मुंह में रखा और जोर से फूंका। अचानक शून्य लोक में एक भयंकर ज्वाला की लपट उठी, भयावह उच्च तापमान से हवा पिघलने लगी और जलने की तेज गंध ने उन्हें घेर लिया। कितना भयानक! जुयुआन क्षेत्र के साधक इसे छूते ही निश्चित रूप से मर जाएंगे और यहाँ तक कि दिव्य यात्रा क्षेत्र के साधक भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। जियांग चेन का मनोबल बढ़ गया। यह अब तक प्राप्त की गई सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति थी। चिक्सियाओ तलवार भी इसके सामने फीकी थी। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक तलवार तो केवल द्वितीय श्रेणी की थी। मैं इसे क्या नाम दूं? जियांग चेन ने काफी देर तक सोचा और जुवानहुओ लालटेन नाम सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि यह नाम बहुत सामान्य है, इसलिए उन्होंने इसके आगे 2 शब्द जोड़कर पूरा नाम बनाया, ब्रह्मांडीय गहन अग्नि दीपक। कीमती लालटेन को अपने भंडारण वलय में रखकर जियांग चेन आत्मा मार्गदर्शक हॉल में लौट आया और बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए अपने हाथ में मौजूद पुस्तक का अनुवाद करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटे छोटे अक्षरों की पंक्तियां दिखाई देने लगीं, जिन्होंने जियांग चेन का ध्यान आकर्षित किया। जिंदा दफनाए गए लोग जानवर नहीं थे, बल्कि शाही मकबरे के निर्माण में लगे मजदूर थे। हे भगवान, मैं नहीं चाहता कि मेरी इमारतों का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाए। मानव बलि ने मुझे सतर्क कर दिया। सामग्री की जांच करने के बाद पता चला कि पिछली पीढ़ी के सभी शाही मकबरे के वास्तुकार गायब हो गए थे। पता चला कि न केवल मजदूर बल्कि मेरी भी बलि दी जानी है। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। मैं यहां मरना नहीं चाहता। जियांग चेन इन शब्दों को पढ़ता रहा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभरने लगे। वास्तव में एक और निकास द्वार है, सुप्रीम अंडरग्राउंड पैलेस में ही एक गुप्त मार्ग है, जियांग चेन ने आश्चर्य से कहा। सर्वोच्च भूमिगत महल। अन्य महिलाएं आश्चर्यचकित तो थीं, लेकिन साथ ही थोड़ी संशय में भी थीं। ये वह जगह है जहां वर्मिलियन बर्ड कंट्री के हर सम्राट को दफनाया गया है। ये ठीक कहाँ था और गुप्त मार्ग को कैसे खोला जाए, इस बारे में जियांग चेन ने कुछ नहीं कहा। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। हम ज्यादा खाना नहीं लाए हैं और हम जितनी देर यहाँ फंसे रहेंगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। तैरते द्वीप की महिला शिष्या चैन से नहीं बैठ सकी। उसकी इच्छा थी कि काश वह अभी उड़कर सर्वोच्च भूमिगत महल पहुंच जाती। क्या आपको वहां जाने का रास्ता पता है? शालन ने शांत होकर सावधानी से पूछा। हाँ, उस पर एक नक्शा है। इस समय चू लुओ समेत फ्लोटिंग आइलैंड की महिला शिष्याएं थोड़ी घबराई हुई थीं। यह अभी भी एक सवाल था कि क्या जियांग चेन उन्हें अपने साथ ले जाएगा। हालांकि उन्होंने अपना मन बना लिया था। भले ही जियांग चेन अनिच्छुक हो, वे उसका अनुसरण करेंगे। चलो चलें। हम सब 10 महान संप्रदायों के शिष्य हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बार जियांग चेन ने कोई मांग नहीं रखी और सीधे सहमति दे दी। इसके बजाय इससे वे और भी सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि जियांग चेन उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है या उसके कुछ अन्य इरादे हैं। आखिरकार उस किताब की विषय वस्तु तय करना पूरी तरह से जियांग चेन पर निर्भर था। चू लुओ और अन्य लोगों के संदेह को देखकर जियांग चेन ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इंसानी दिल इतने ही जटिल होते हैं। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया और शालन को हॉल से बाहर ले गया। ये लोग उसके पीछे गए या नहीं, यह उनका निजी मामला था। आत्मा मार्गदर्शक हॉल में अब रोशनी नहीं थी। जियांग चेन ने अभी अभी मशाल जलाई थी। उसके जाने के बाद हॉल में अंधेरा छा गया। चू लुओ और अन्य लोगों ने जरा भी संकोच नहीं किया और जियांग चेन के पदचिह्नों का अनुसरण किया।
जियांग चेन उसी रास्ते से वापस लौट आया। संकरी दरार से दोबारा गुजरते हुए वह अधूरे गलियारे में पहुंच गया। उसने दीवार को टटोलते हुए जल्दी ही दूसरा रास्ता खोज लिया। पहले बहुत अंधेरा था और जियांग चेन को पता ही नहीं चला और वह गलती से सोल गाइडिंग हॉल में प्रवेश कर गया। अब उसे शाही मकबरे की संरचना और सर्वोच्च भूमिगत महल तक पहुंचने का रास्ता पता चल गया था। चूंकि यह एक शाही मकबरा है, इसलिए इसमें जाल या तंत्र तो होने ही चाहिए, है ना? शालन ने फुसफुसाते हुए कहा। जरूर होगा। क्या किताब में ऐसा लिखा है? जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया, अपने पीछे तैरते द्वीप की महिला शिष्याओं की ओर देखा और कहा, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। ये सुनकर शालान दंग रह गई। फिर उसने जियांग चेन की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम बहुत दृढ़ निश्चयी हो, कह सकते हो कि तुम्हारा दिल पत्थर का है। तुम्हारा भविष्य असीमित है। कृपया ध्यान दें, महान शिया राजवंश में पत्थर का दिल कहना कोई प्रशंसा की बात नहीं थी, जियांग चेन ने कहा। नहीं, इस दुनिया में निर्दयी होना ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। तुम मेरे भाई से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। शालन उसकी दिल खोलकर प्रशंसा कर रही थी, फिर भी उसने ये सब बिना किसी भाव के कहा। जियांग चेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह जानबूझकर फ्लोटिंग आइलैंड के शिष्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अगर वह उन्हें फोन नहीं करता तो वे निश्चित रूप से मर जाते। अगर वह उन्हें बुलाता तो उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन बच निकलने की संभावना भी काफी अधिक थी। इस दुनिया में हर चीज की कोई न कोई कीमत होती है। इसी क्षण अचानक आगे से चीखें सुनाई दी। कई आकृतियां लड़खड़ाती हुई उनकी ओर दौड़ी। उनके पीछे 1 दर्जन राक्षसी जानवर भी थे। राक्षसी जीवों की संख्या अधिक न होने की पुष्टि होने पर जियांग चेन भागा नहीं। उन कुछ लोगों के आने के बाद उसने अपनी तलवार चलाए और राक्षसी जीवों को मार डाला। ये राक्षस देवता नहीं हैं। अगर तुम में से कुछ लोगों ने लड़ने का साहस दिखाया होता तो तुम्हारे बचने की संभावना होती, शायद एक की मौत होती, लेकिन अगर तुम भागे तो सब मर जाओगे। जियांग चेन ने अपने सामने खड़े लोगों को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। हमें सही संख्या नहीं पता थी और हमें उलझने का डर था, एक युवक ने बहाना बनाते हुए फुसफुसाया। जियांग चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता है। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। ये सुनकर कई लोग उत्साहित हो गए। हालांकि उनमें से एक ने जियांग चेन का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद अपनी खुशी तुरंत खो दी और कहा, क्या आप जियांग चेन हैं? वही जिसने हमें लोहे का दरवाजा न खोलने के लिए कहा था और जो गांव चेन्नई से दुश्मनी रखता है। मैं ही हूं। जियांग चेन को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों पूछा। तो बेहतर होगा कि हम आपके साथ न चलें। अप्रत्याशित रूप से जो लोग अभी अभी खुश थे, उन्होंने जियांग चेन को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जियांग चेन के साथ रहना बाहर निकलने का रास्ता न मिलने से भी ज्यादा खतरनाक था। इससे जियांग चेन और शालान हैरान रह गए और यहां तक कि चू लुओ को भी यह बात समझ नहीं आई। क्या हो रहा है? जियांग चेन ने पूछा। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, गांव चेन्नई एक दिव्य यात्रा क्षेत्र के साधक के साथ नीचे आया है, जो लगभग अजेय और अपराजय है। उसने तुम्हारे दोनों मित्रों और महान ची साम्राज्य के राजकुमार को भी बंदी बना लिया है। मेरे भाई को क्या हुआ? ये सुनकर शालन ने उत्तेजित होकर उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। शाह यंग के पास 6ठे दर्जे का आध्यात्मिक कलाकृति वाला खंजर था। गांव चेन्नई ने उसे मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया। फिर गांव चेन्नई ने कहा कि जियांग चेन को वह लेकर आया था और फिर उसने उसका सिर काट दिया। उस व्यक्ति ने अभी अभी शालन को देखा था और अपनी बात खत्म करते करते वह असहनीय लगने लगा था। वो ऐसी भयानक खबर सुनकर शालन जमीन पर बैठ गई और दुख और आक्रोश से भरकर फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर बाद उसने कर्कश स्वर में कहा, जियांग चेन, मेरे भाई का बदला लो। कृपया उस गांव नाम के आदमी को मारने में मेरी मदद करो। जियांग चेन ने केवल 4 शब्द कहे। मेरा वादा है तुमसे। अध्याय 102। यहाँ खतरा है। यहाँ खतरा है। दूसरों को जियांग चेन के शब्द शोक संतप्त शालान के लिए महज सांत्वना जैसे लगे और उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जुयुआन क्षेत्र में उनकी ताकत जबरदस्त थी, लेकिन अब गांव चेन्नई को एक दिव्य यात्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा संरक्षित किया जा रहा था, जिससे वह शाही मकबरे में लगभग अजेय हो गए थे। एक बार फिर जब गांव चेन्नई को दोबारा दिन का उजाला दिखाई देगा तो उसे मिलने वाली सुरक्षा का स्तर और भी बढ़ जाएगा। जियांग चेन के पास गांव चेन्नई को मारने का कोई मौका नहीं था। अगर महान क्यूई साम्राज्य बदला लेना भी चाहता तो भी वे गांव चेन्नई का कुछ नहीं कर सकते थे।
ऐसे उन्नत सभ्यता के संसार में किसी परिवार का किसी राज्य से अधिक शक्तिशाली होना सामान्य बात थी। हालांकि चुल्लुओ और अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि जियांग चेन कभी भी हल्के में वादे नहीं करता था। एक बार किसी बात पर सहमत हो जाने के बाद वह उसे पूरा करता था, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। पवित्र क्षेत्र में कुछ लोगों ने प्रथम युवा गुरु की सहायता मांगी, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए हजारों मील की यात्रा करके लिंग्युन हॉल पहुंचे ताकि वे जियांग चेन को अपनी कठिनाइयों के बारे में बता सकें। जब तक जियांग चेन स्वयं सहमत हो जाते, वे बिना किसी गारंटी की आवश्यकता के संतुष्ट होकर लौट जाते। जल्द ही उनके द्वारा अनुरोधित मामलों को पूरा कर दिया जाएगा। गांव चेन्नई कहाँ है? जियांग चेन ने पूछा। उसका चेहरा गंभीर था। ये सिर्फ शायन की मौत का मामला नहीं था, मेंग हाओ और राजकुमारी वेनशिन भी गांव चेन्नई के हाथों में थे, और कौन जानता था कि कब उनका भी सिर कलम कर दिया जाएगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां एक पत्थर का कक्ष होगा और उसके अंदर एक रास्ता है। मैंने उसे केवल लोगों को वहां ले जाते हुए देखा है। जियांग चेन द्वारा बचाए गए युवक को लगा कि जियांग चेन वास्तव में गांव चेन्नई के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता है, और उसने कहा वह गांव अब पागल हो गया है। वह जिसे भी नापसंद करता है उसे मार डालता है और हम सभी को खत्म करना चाहता है जिन्होंने उसकी कमियों को उजागर किया है। क्या तुम उससे छिपने के लिए इस तरफ भाग रहे हो? चू लुओ ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, हालांकि गांव चेन्नई लोगों को मारना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह भागना चाहता है। मुझे लगता है कि एक बार उसे निकलने का रास्ता मिल जाए तो वह उसे जरूर बंद कर देगा। ये सुनकर चू लुओ ने जियांग चेन की ओर देखा। वह नहीं चाहती थी कि जियांग चेन गांव चेन्नई को ढूंढने जाए, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन जियांग चेन के साथ उसके रिश्ते को देखते हुए किसी भी तरह का आग्रह स्वार्थी प्रतीत होगा। गांव चेन्नई जिस दिशा में जा रहा है वह सर्वोच्च भूमिगत महल है। जियांग चेन उसकी बात समझ गया और उसके शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। क्या यही एकमात्र रास्ता है? हाँ, जियांग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस 2 शब्द बोले। उन्होंने अपने भंडारघर के छल्ले से एक रेशमी स्कार्फ निकाला और रोती हुई शालान को दे दिया। धन्यवाद। गुस्से के बाद शालान ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं पर काबू पाया, अपने आंसू पोंछे खड़ी हुई और जियांग चेन को सिर हिलाकर संकेत दिया कि सर्वोच्च भूमिगत महल जाना कोई समस्या नहीं है। आप सबका क्या हाल है? मुझे जाना होगा। जियांग चेन ने तैरते द्वीप के शिष्यों की ओर देखा। चू लू अभी भी हिचकिचा रही थी कि अचानक उसे कुछ सूझा और उसने उस युवक से पूछा, क्या गांव चेन्नई के बगल में खड़े बुजुर्ग उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, वह उड़ने वाली तलवार बहुत शक्तिशाली है। जब वह उड़ती है तो जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं। वास्तव में, चू लुओ ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, ये गांव परिवार के वृक्ष प्रमुख हैं। ये एक वफादार कुत्ते की तरह हैं। अगर इनकी मृत्यु भी हो जाए तो भी ये गांव चेन्नई को कुछ नहीं होने देंगे। तो फिर पहले उसे मार डालते हैं, जियांग चेन ने कहा। आप? चू लुओ ने ये बातें इस जवाब को पाने के लिए नहीं कही थी। उसने आगे कहा, वृक्ष वरंत्र अग्नि लोक में लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। अपने युवावस्था में उनकी उड़ने वाली तलवार ने सभी दिशाओं को चौंका दिया था। बाद में उन्होंने एक अपूर्ण साधना तकनीक का अभ्यास किया जिसके कारण उनका स्तर स्थिर हो गया और वे जीवन भर दिव्य यात्रा क्षेत्र के मध्य चरण में ही रहे। फिर भी वे दिव्य यात्रा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। दिव्य यात्रा क्षेत्र का मध्य चरण। जियांग चेन ने बिना कुछ कहे धीरे से कहा और आगे बढ़ गया। एक पल इंतजार करें। चू लुओ ने दांत पीसते हुए जियांग चेन को देखकर कुछ बोल नहीं पाए। यहां फंसकर मरना न चाहने के कारण वह उसके पीछे चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वह युवक और अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं जा रहे हो? जियांग चेन ने उत्सुकता से पूछा। हमने पहले तो दूसरे रास्ते खोजने के बारे में सोचा था, लेकिन चूंकि आप गांव चेन्नई को ढूंढने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हम किसी भी हालत में मरने वाले हैं, तो चलिए लड़ते हैं। जियांग चेन के सवालों का जवाब दे रहे उस युवक ने कहा। आप काफी दिलचस्प हैं। आपका नाम क्या है? फैंग पिंग। फिर जियांग चेन ने अपने बगल में बैठी शालान की ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में अपार घृणा थी। वह अपने मन में ये योजना बनाने से खुद को रोक नहीं सका कि उसे क्या करना है। उस वृक्ष के वयोवृद्ध से सीधे टक्कर लेना निस्संदेह मृत्यु को दावत देना था। उसका एकमात्र सहारा ब्रह्मांडीय गहन अग्नि दीपक था। समस्या ये थी कि किसी आध्यात्मिक कलाकृति से किसी पर हमला करने में उसे कम से कम 2 सेकंड लगते थे।
ये सुनने में बहुत कम समय लगता था, लेकिन ट्री एल्डर की उड़ने वाली तलवार को उसके दिल को भेदने के लिए ये काफी था। फॉर्मेशन तैयार करने में तो और भी ज्यादा समय लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सोच विचार के बाद जियांग चेन ने शाही मकबरे का उपयोग करने का निर्णय लिया। यही उसका फायदा था। उसके पीछे चू लुओ के चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे, उसका दिल डगमगा रहा था। जियांग चेन वफादारी और सच्चाई को महत्व देने वाला व्यक्ति है। अगर मैं गांव चेन्नई को बता दूं कि उसके पास बचने का रास्ता है, तो मैं उसके दोस्तों का इस्तेमाल करके उसे धमका सकता हूं और उससे निकलने का रास्ता उगलवा सकता हूं। गांव चेन्नई की मुझ में दिलचस्पी है और अगर मैं उसे इतनी महत्वपूर्ण खबर बता दूं, तो वह निश्चित रूप से मुझे रास्ते से हटा देगा। इसी विचार के साथ चू लुओ ने बिना किसी झिझक के जियांग चेन को धोखा देने का फैसला किया। बेशक उसकी नज़र में ये बिल्कुल भी विश्वासघात नहीं था। वह और जियांग चेन तो शुरू से ही दोस्त नहीं थे। अरे हाँ, जियांग चेन को अचानक एक विचार आया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से कहा, सर्वोच्च भूमिगत महल के सामने हुबुओ हॉल है, जो शाही मकबरे की रक्षा करता है। वहां एक महान सेनापति की पत्थर की मूर्ति है जो एक युद्ध अश्व पर सवार है। महान सेनापति के दाहिने हाथ में एक लंबा भाला है और बाएं हाथ में एक ढाल है। ये दोनों ही सर्वोच्च खजाने हैं। इन दोनों वस्तुओं से हम वृक्ष बृहद का सामना कर सकते हैं। वास्तव में फैंग पिंग और शालान बेहद खुश थे। शालान तो पहले से ही उसकी बातों पर विश्वास कर चुकी थी। उनके पीछे खड़ी चू लू ने चुपके से इस बात पर ध्यान दिया। उसने इस वजह से अपना विचार नहीं बदला और न ही उसे विश्वास था कि दो आध्यात्मिक कलाकृतियां लोगों के बीच की खाई को पाट सकती हैं। उसी समय हुबुओ हॉल में लंबे समय तक अंधेरे बंद वातावरण में रहने के कारण गांव चेन्नई बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसने मेंग हाओ और वेनशिन की ओर देखा, जिनके हाथ बंधे हुए थे। असली मुद्दा वेनशिन थी, ये नाजुक सुंदरता जो इस समय अपनी भड़ास निकालने के लिए एकदम सही थी। हालांकि वृक्ष एक ऐसे वृक्ष थे जिन्होंने उसे बचपन से देखा था। गांव चेन्नई उनके सामने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सका। अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पत्थर की मूर्ति के सामने वृक्ष के मुखिया खड़े थे। विशाल युद्ध अश्व के अगले खुर ऊपर उठे हुए थे और उसकी पीठ पर एक बलिष्ठ व्यक्ति बैठा था जो पूरी तरह से कवच पहने हुए था और उसके हाथ में ढाल और एक लंबा भाला था जो मानो हमले के लिए तैयार था। मूर्तिकार की कारीगरी उत्कृष्ट थी। मूर्ति सजीव प्रतीत होती थी, मानो उसमें असीम दिव्य शक्ति का प्रवाह हो रहा हो। लेकिन गांव चेन्नई की नजरों में यह महज एक टूटा हुआ पत्थर था। बड़े साहब, क्या हम बाहर निकल सकते हैं? गांव चेन्नई ने पूछा। वृक्ष के बड़े बुजुर्ग ने अपनी दृष्टि हटाई, कुछ क्षण विचार किया और कहा, मेरी दिव्य चेतना ने आगे एक बहुत बड़ा महल देखा है। यह इस स्थान का अंत है। यदि वास्तव में कोई निकास मार्ग है तो वह निश्चित रूप से यही होगा। दिव्य यात्रा क्षेत्र के साधक की दिव्य चेतना चमगादड़ की तरह सैकड़ों मीटर तक फैल सकती है, जिससे वे बिना नक्शे के शाही मकबरे के रास्तों को महसूस कर सकते हैं। अचानक वृक्ष प्रमुख ने अपने पीछे के दरवाजे की ओर देखा और कहा, कोई आ रहा है। उनमें से एक ने काले रंग के तंग कपड़े पहने हुए हैं। शायद यह वही जियांग चेन है जिसका आपने जिक्र किया था। ये सुनकर मेंग हाओ और वेनशिन दोनों चौंक गए। गांव चेन्नई अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, सचमुच वह मरा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वह जिंदा होता तो उसे व्यक्तिगत रूप से बदला लेने का मौका मिल जाता। मेंग हाओ और वेनशिन ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप दरवाजे की ओर देखकर चिल्लाए, जियांग चेन, इधर मत आना, यहाँ खतरा है, बहुत खतरा है। अध्याय 103 गणना। गांव चेन्नई गुस्से में दौड़कर आया और मेंग हाओ के चेहरे पर 2 बार थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, चिल्लाते रहे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। चिंता मत करो, वे अभी अभी मेरी दिव्य चेतना में प्रवेश कर चुके हैं। वे अभी बहुत दूर हैं, वे उसकी आवाज नहीं सुन सकते। अगर उन्हें कुछ गड़बड़ भी महसूस हुई तो मेरी उड़ने वाली तलवार उन्हें मार डालेगी। वृक्ष का स्वर शांत था, लेकिन उसमें अटूट आत्मविश्वास झलक रहा था। तभी गांव चेन्नई को थोड़ी राहत मिली और उसने कहा, बड़े साहब, उसे सीधे मत मारिए, मैं उसे ठीक से तड़पाना चाहता हूँ। साथ ही उसकी दैवीय चेतना भी बहुत शक्तिशाली है, क्या वह हमें खोज लेगा? मैं अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग करके इस स्थान को अलग कर लूंगा। उसकी दिव्य बुद्धि के अनुसार ये स्थान एक अनछुआ क्षेत्र होगा, वृक्ष के बड़े बुजुर्ग ने कहा। इसी बीच जियांग चेन के तेज कदमों की आहट अचानक रुक गई। क्या गड़बड़ है? शालन ने हैरानी से पूछा। हमारी पोल खुल गई है। वृक्ष ने हुबुओ हॉल को खोजे जाने से बचाने के लिए उसे अलग थलग कर दिया, लेकिन इससे एक खतरनाक संकेत भी मिला।
बेशक इसका एक कारण ये भी था कि ट्रियल्डर और गाओ चेनई को यह नहीं पता था कि जियांग चेन को उनके बारे में पहले से ही पता था। आगे बढ़ते रहो, उस महान सेनापति की पत्थर की मूर्ति के पास जाओ, चुपचाप मंत्र का जाप करो और तुम्हें भाला और ढाल मिल जाएगी। ढाल से तुम उड़ती हुई तलवार को रोक सकते हो। जियांग चेन का चेहरा गंभीर था जब वह समूह को आगे ले जा रहा था। जल्द ही वे एक पत्थर के कक्ष में पहुंच गए। शालन ने अचानक कुछ देखा और फूट फूट कर रोने लगी, दिल दहला देने वाली चीखें मारते हुए। शायन का शरीर कुछ ही दूरी पर पड़ा था, उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया था। ये सोचकर कि यह कभी एक राजकुमार था, जियांग चेन ने लंबी आहें भरी। उसने शालन की पीठ थपथपाई लेकिन कुछ नहीं कहा। शालन ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह तेजी से आगे बढ़ी। जियांग चेन ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। गुस्सा लोगों को अपना मानसिक संतुलन खोने पर मजबूर कर देता है। अंततः समूह लगभग दौड़ते हुए हुगुओ हॉल में प्रवेश कर गया। उनकी नजरों के सामने महान सेनापति की पत्थर की प्रतिमा, साथ ही गांव चेनई और वृक्ष वृक्ष की मूर्तियां थीं। गांव चेनई, आओ और मर जाओ। शालन दहाड़ उठा, लेकिन गांव चेनई ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जियांग चेन को घूरते हुए गर्व से कहा, जियांग चेन, ओह जियांग चेन, क्या तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी? तुम मेरे हाथों में आ जाओगे? क्या मैं हैरान दिख रहा हूँ? जियांग चेन ने पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता था कि मैं यहाँ हूँ और तुम जानबूझकर आए हो? गांव चेनई ने भौहें चढ़ा ली, उसे इस बेतुकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसने मेंग हाओ और वेनशिन की ओर देखा और उसे एक बात समझ में आ गई। अपनी क्षमताओं को जाने बिना लोगों को बचाना सचमुच मूर्खता है, गांव चेनई ने कहा। मेंग हाओ और वेनशिन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि जियांग चेन उन्हें बचाने आया था। वृक्ष प्रमुख पूरे समय चुप रहे, उनकी उदासीन निगाहें जियांग चेन के जुयुआन क्षेत्र के समूह पर भी नहीं टिकी। युवा स्वामी गाओ चू लुओ अचानक तैरते द्वीप के शिष्यों को लेकर गांव चेनई की ओर बढ़ा और जल्दी से बोला, लापरवाह मत बनो। जियांग चेन इस हॉल में मौजूद आध्यात्मिक कलाकृतियों का इस्तेमाल करके तुमसे निपटना चाहता है। घटनाक्रम के इस अप्रत्याशित मोड़ ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। शालान का चेहरा पीला पड़ गया और फोन पिंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और भागने की तैयारी शुरू कर दी। योजना का खुलासा हो जाने के बाद ट्री एल्डर को मारने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जियांग चेन भावहीन था और चू लुओ को घूर रहा था। अरे क्या हो रहा है? गांव चेनई को दिलचस्पी हुई। दिव्य यात्रा क्षेत्र द्वारा संरक्षित होने के कारण उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। जियांग चेन के पास एक किताब है जिसमें इस शाही मकबरे के बारे में तरह तरह की बातें दर्ज हैं। केवल वही उस किताब की लिखावट समझ सकता है। उसने पता लगाया है कि उस सर्वोच्च भूमिगत महल में एक और निकास द्वार है, चू लुओ ने कहा। ओह, बाहर निकलने के बारे में सुनकर गांव चेनई और वृक्ष प्रमुख की आंखें चमक उठीं। ट्री एल्डर ने कोई स्पष्ट हरकत नहीं की, लेकिन एक उड़ती हुई तलवार जियांग चेन की ओर एक टूटते तारे की तरह लक्षित हुई, जो उसके गले से बाल बराबर दूरी पर आकर रुक गई। मुझे दे दो, वृक्ष के बड़े सदस्य ने कहा। जियांग चेन का चेहरा विकृत था, वह बहुत अनिच्छुक दिख रहा था। जियांग चेन, क्या तुम चाहते हो कि वह मर जाए? इस बीच गांव चेनई ने मेंग हाओ की गर्दन पर तलवार रख दी। हताशा में जियांग चेन ने अपनी बाहों में पकड़ी किताब को फेंक दिया। ट्री एल्डर ने किताब ली और यह पुष्टि करने के बाद कि किताब पर लिखी बातें उनके लिए अपरिचित थीं, फ्लाइंग स्वॉर्ड को वापस ले लिया गया। पुस्तक में शाही मकबरे को दर्शाने वाले कई चित्र थे। इन चित्रों के माध्यम से ट्री एल्डर ने पाया कि कुछ स्थान वास्तव में उन स्थानों से मेल खाते थे जिनसे वह अपने आगमन के समय गुजरा था। तो उसने फिर से जियांग चेन की ओर देखा और कहा, क्या तुम इस पर लिखी हुई बातें समझ सकते हो? हाँ। गांव चेनई ने कुछ सोचा, चू लुओ की ओर देखा और पूछा, तुमने कहा था कि उसने वृक्ष वृक्ष से निपटने की योजना बनाई है, वह इसे कैसे करने की योजना बना रहा है? वह चू लुओ ने जल्दी से पत्थर की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, आने से पहले उसे पहले से ही पता था कि यहाँ एक पत्थर की मूर्ति है, और कहा जाता था कि यह किसी महान सेनापति की है, और उसके हाथ में जो ढाल और भाला है, वे धारदार हथियार हैं। ढाल उड़ती हुई तलवार को रोक सकती है और भाला वृक्ष वृक्ष को मार सकता है। चू लुओ, तुम भी 10 महान संप्रदायों के शिष्य हो, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? शालान ने गुस्से से आरोप लगाया। चू लुओ की वजह से उसे बदला लेने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसने जियांग चेन से कहा, मैंने तुमसे कहा था उसे मत बचाओ। जियांग चेन कुछ नहीं बोला, उसे खुद भी यकीन नहीं था कि उसे पछतावा हो रहा है या नहीं। अलग अलग दृष्टिकोण है, इसमें सही या गलत जैसा कुछ नहीं है, चू लुओ ने कहा। लेकिन मैंने तुम्हें 2 बार बचाया था, है ना?
जियांग चेन ने कहा। हम्फ। चू लुओ को बेशक पता था कि वह गलत थी और वह बहस करने को तैयार नहीं थी। ओह। ट्री एल्डर अपने हाथ में रखी किताब के पन्ने पलट रहा था और अचानक एक पन्ने पर उसे एक चित्र दिखाई दिया जिसमें उसके बगल में महान जनरल स्टोन की मूर्ति थी। मुझे अभी अभी एक खजाने की आभा का एहसास हुआ। ट्री एल्डर ने अपनी उड़ने वाली तलवार वापस बुलाए और ढाल पर प्रहार किया। हालांकि उड़ती हुई तलवार पत्थर की सतह पर कोई निशान छोड़े बिना ही वापस उछल गई। ये बेकार है क्योंकि यह पत्थर नहीं है, यह एक सील विधि है, जियांग चेन ने कहा। ओह, क्या आपको पता है कि ये दोनों चीजें कैसे मिलेंगी? वृक्ष के बड़े सदस्य ने कहा। हाँ, मैं इन्हें दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर जियांग चेन पत्थर की मूर्ति की ओर चल पड़ा। उड़ती हुई तलवार तेजी से आई और उसके पैरों के पास आकर गिरी। वृक्ष के बड़े बुजुर्ग ने जोर से हंसते हुए कहा, जब मैं दूसरों के खिलाफ साजिश रच रहा था तब तुम्हारे सिर पर पूरे बाल भी नहीं थे। अपने अवास्तविक विचारों को छोड़ो और मुझे बताओ कि खजाना कैसे प्राप्त किया जाए। जियांग चेन की आंखों की चमक तुरंत फीकी पड़ गई, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसने कहा, मंत्र का जाप करो, पत्थर की मूर्ति के पास जाओ और मंत्र बोलो, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। चू लू पुण्य कमाने के लिए उत्सुक थी, वह चाहती थी कि गांव चेन्नई उसे अपने साथ ले जाए, इसलिए उसने वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। गांव चेन्नई ने बड़ी सख्ती से मेंग हाओ का गला काटते हुए कहा, मंत्र क्या है? जल्दी बोलो, धीरे से बोलो, चिल्लाओ मत। वृक्ष के बुजुर्ग ने भी कहा। उनका मानना था कि मंत्रोच्चार से खजाना अपने स्वामी को पहचान लेगा और वह नहीं चाहते थे कि जियांग चेन इसका फायदा उठाए। जियांग चेन, ऐसा मत कहो। अगर तुम ऐसा नहीं कहोगे तो हम सब यहीं मर जाएंगे और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ेगा, वेन शिन ने कहा। राजकुमारी, आप सचमुच निर्दयी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जियांग चेन चुपचाप खड़ा होकर मुझे नंगा करके अपमानित होते हुए मौत के घाट उतारता रहेगा। क्या वह ऐसा करेगा? गांव चेन्नई ने तलवार की धार से अपने कपड़े काटते हुए कहा। पर्याप्त। जियांग चेन ने अनिच्छा से मंत्र का उच्चारण करते हुए दहाड़ मारी, जो वीर युग की भाषा भी थी। वृक्ष के मुखिया ने उसे याद रखने के लिए एक बार दोहराने को कहा। इसलिए वृक्ष के मुखिया ने पत्थर की मूर्ति के सामने आकर मंत्र दोहराया। जैसे ही मंत्र का प्रभाव समाप्त हुआ, साधारण सी दिखने वाली पत्थर की मूर्ति से एक आभा निकली, उसकी पथरीली सतह तेजी से गायब हो गई, अपने मूल रंग में वापस आ गई और उसके चारों खुर भयंकर लपटों से जलने लगे। अंततः युद्ध के घोड़े ने हिनहिनाया और पुनर्जीवित महान सेनापति का भाला शक्तिशाली बल के साथ आगे बढ़ा। शाही मकबरे में घुसपैठ करने वालों को मृत्युदंड दिया जाएगा। महान सेनापति के शब्द समाप्त होते ही भाला वृक्ष प्रजनक की ओर बढ़ा। उसी समय जियांग चेन के चेहरे से पहले दिखाई गई सारी अनिच्छा और चिंता गायब हो गई और उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान छा गई। भाला और ढाल कोई खजाना नहीं थे, वे पत्थर की मूर्ति का अभिन्न अंग थे। ये पत्थर की मूर्ति शाही मकबरे की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली हथियार थी। जियांग चेन का मंत्र इसे जागृत करके शत्रुओं को मारने के लिए था। चू लुओ के विश्वासघात सहित सब कुछ जियांग चेन द्वारा सुनियोजित था। अध्याय 104। आपके विश्वासघात के लिए धन्यवाद। वह एक उग्र घोड़ा था जिसका रंग स्याही जैसा काला था, लंबा और राजसी। उसकी पीठ पर सवार सेनापति स्वर्णिम युद्ध वस्त्र पहने हुए था, जो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता था, और उसके हाथ में मौजूद लंबे भाले में संसार को नष्ट करने की शक्ति थी। वृक्ष अभी भी सर्वोच्च खजाने द्वारा उसे अपना स्वामी मानने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ जब लंबा भाला नीचे गिरा। उसे अभी अभी सेनापति के शब्द समझ नहीं आए थे। अच्छा नहीं है। चाहे वह कितना भी मंदबुद्धि क्यों न हो, वृक्ष प्रजनक को पता था कि उस पर एक बड़ी आपदा आने वाली है और वह तेजी से पीछे हट गया। हालांकि वह लंबा भाला, जो अंतरिक्ष को भेदने में सक्षम प्रतीत होता था, अपने साथ एक भयानक इंद्रधनुषी चमक लेकर आया, जो नीचे की ओर बरस रही थी। ट्री एल्डर के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने अपने सामने अपनी उड़ने वाली तलवार को प्रकट किया ताकि वह बचाव कर सके। दरार भाले की नोक से टकराते ही उड़ती हुई तलवार चूर चूर हो गई। वृक्ष के शरीर ने जमीन में कई बड़े गड्ढे बना दिए और 4-5 मीटर पीछे उछल गया। युवा स्वामी, भागो। उड़ने वाली तलवार ने वृक्ष के मुखिया की जान बचाई, लेकिन सेनापति की शक्ति ने उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया और उन्होंने फिर से लड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि जियांग चेन थोड़ी ही दूरी पर खड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वृक्ष कहने ही वाले थे, इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तभी उन्होंने जियांग चेन को दीपक पकड़े हुए देखा। वूश।
क्रिस्टल पत्थरों से तराशी गई कमल की पंखुड़ियां खिल उठी और उनसे चकाचौंध भरी रोशनी निकलने लगी। तुरंत ही एक अग्नि ड्रैगन ने वृक्ष एल्डर को निगल लिया। आहा! ट्री एल्डर ने दर्द भरी चीख मारी। यह कोई साधारण आग नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे इसमें तेल मिला हो। इसका तापमान चौंकाने वाला था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर पर पानी डाला जा रहा हो। उसका चोगा राख में बदल गया और उसका शरीर से चिपका हुआ कवच पिघलकर उसकी त्वचा से चिपक गया। असहनीय दर्द के कारण वह लगभग बेहोश हो गया। अंतिम क्षण में उसने आग बुझाने की कोशिश में खुद को संकुचित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया। किसे पता था कि जब उसकी शक्ति आग को छूती है तो वह आग को और भी भयंकर रूप से जला देती है। ये शैतानी चीज आखिर है क्या? ट्री एल्डर ने दहाड़ मारी, जमीन पर लौटने लगा और कुछ देर बाद ही शांत हुआ और एक लाश में बदल गया। अराग टैमेरे। इसके बाद जियांग चेन ने घोड़े पर सवार सेनापति की ओर मंत्रोच्चार किया। इसका अर्थ ये था कि बुराई का नाश हो गया था और शाही मकबरे में शांति लौट आई थी। शाश्वत और अमर, कभी नष्ट न होने वाला। जनरल ने एक लंबी चीख मारी और उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। उसके नीचे मौजूद युद्ध के घोड़े के साथ वह एक साधारण पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया और आक्रमण की मुद्रा में खड़ा रहा। जियांग चेन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह बहुत संक्षिप्त था, लेकिन बेहद खतरनाक था। क्या उसने सचमुच एक दिव्य यात्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ की हत्या कर दी? इस समय हुगुओ हॉल में मौजूद हर कोई इस अचानक हुए बदलाव से अचंभित और विस्मयचकित था। इसके तुरंत बाद फोंग पिंग और अन्य लोग खुशी और आश्चर्य से चिल्ला उठे। इसके विपरीत चू लुओ और फ्लोटिंग आइलैंड की अन्य महिला शिष्याओं का चेहरा पीला पड़ गया। उनमें से चू लुओ का शरीर अभी भी कांप रहा था, मानो वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गई हो। उसे पता था कि उसने एक घातक गलती कर दी है और वह गहरे निराशा में डूबी हुई थी। हालांकि सबसे ज्यादा डरा हुआ व्यक्ति गाओ चेनई था। ट्री एल्डर की मृत्यु के बाद वह फिर से शुरुआती बिंदु पर आ गया था। जियांग चेन ने उसे देखते ही इतना डर गया कि उसने अपनी तेज तलवार फिर से मेंग हाओ के शरीर पर रख दी और चिल्लाया, परेशान मत हो, वरना। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, तलवार पकड़े हुए उसका हाथ कंधे से कट गया और वह जोर से चीख उठा। शालन पता नहीं कब उसके पीछे खड़ी थी, उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा था, उसकी निगाहें ठंडी थीं। मेरे भाई की जान मुझे वापस दे दो। गाओ चेनई की चीखों को अनसुना करते हुए उसने अपनी तलवार से वार करना जारी रखा, हर वार में महत्वपूर्ण अंगों से बचते हुए ताकि गाओ चेनई की जल्दी मृत्यु न हो जाए। जब गाओ चेनई मृत्यु के कगार पर था तब उसने अपनी तलवार की नोक गाओ चेनई के हृदय पर तान दी। हमारे बाहर निकलने के बाद हमारा महान ची साम्राज्य तुम्हारे कारनामों की जानकारी दुनिया को देगा। तुम गाओ परिवार के लिए कलंक बनोगे और हमेशा के लिए बदनामी के पात्र बनोगे। शालन जानती थी कि वह व्यक्ति सबसे ज्यादा किस बात से डरता है और उसने ऐसे शब्द कहे जिससे गाओ चेनई आंखें खुली रखकर मर गया। वास्तव में गाओ चेनई के चेहरे पर अनिच्छा के भाव स्पष्ट थे। उसने कुछ कहने की इच्छा से अपना मुंह खोला, लेकिन केवल खून के घूंट ही थूके और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। छी! शालान की तलवार निर्णायक रूप से उसके हृदय में जा लगी। गाओ चेनई का शरीर अकड़ गया, फिर ढीला और कमजोर हो गया। इस प्रकार गाओ चेनई का भी वही हश्र हुआ जो वृक्ष का हुआ था। मेंग हाओ और वेनशिन को बचा लिया गया। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वे सपने में जी रहे हों, उन्हें अपनी आंखों के सामने हो रही घटनाओं पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले जियांग चेन ने चिक्सियाओ शिखर पर ली किन और एल्ड्रैन को खदेड़ दिया था, जो अपने आप में आश्चर्यजनक था, लेकिन यह एक फॉर्मेशन की शक्ति पर निर्भर था। अब इस भूमिगत शाही मकबरे में जियांग चेन ने आकर एक दिव्य यात्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ को मार डाला जो उड़ने वाली तलवार चला रहा था। अगर यह खबर फैल गई तो हंगामा मच जाएगा। शालान ने अपने पुराने द्वेष का बदला लेकर जियांग चेन के सामने आकर उसे ध्यान से देखते हुए कहा, ग्रेट क्यूई साम्राज्य आपका ऋणी है। भविष्य में आप जो भी अनुरोध करेंगे, ग्रेट क्यूई शाही परिवार उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। इसके तुरंत बाद वह हुगुओ हॉल से निकलकर वापस चलने लगी। जियांग चेन जानती थी कि वह शायन के शरीर को वहां एक आवारा कुत्ते की तरह पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकती और वह उसे लेने जा रही थी। इसी समय मेंग हाओ और वेनशिन चलकर आए और जियांग चेन को बताया कि कैसे उन्हें गाओ चेनई ने पकड़ लिया था और साथ ही उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अभी अभी तुमने जो किया वो बहुत जोखिम भरा था। वेनशिन ने अभी अभी हुई घटना को ध्यान से याद किया, उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। अगर एक भी कदम गलत हो जाता तो नतीजा बिल्कुल अलग होता।
फोंगपिंग जियांग चेन की गणनाओं से आश्चर्यचकित थी और उसे थोड़ा डर भी लगा। अगर चू लुओ ने उनके साथ विश्वासघात न किया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। बात सीधी सी है, वह हमें धोखा देने वाली थी। उसके धोखा न देने का लगभग कोई कारण नहीं था, जियांग चेन ने कहा। उसका और चू लुओ का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर चू लुओ ने गाओ चेनई का साथ नहीं दिया होता तो यह अजीब बात होती। जियांग चेन की यह बात सुनकर चू लुओ ने उसकी ओर देखा। ये सुनकर कि उसके साथ साजिश रची गई थी, चू लुओ को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे दुख हुआ। अचानक उसके पीछे तैरते द्वीप से कई महिला शिष्याएं जियांग चेन की ओर चलने लगीं। मेंग हाओ और वेनशिन आगे बढ़े और उन्हें रोक दिया। बड़े भाई जियांग चेन, अभी जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से बड़ी बहन का विचार था। हमने आंख बंद करके उनका अनुसरण किया। कृपया हमें क्षमा करें और हमें बाहर ले चलें। जो शिष्या छुपकर रो रही थी उसने चिंता से कहा। जी हाँ, हमें सीनियर सिस्टर चू लुओ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कृपया हमें बाहर ले चलो। चू लुओ ने अपनी छोटी बहन को, जो आमतौर पर उसकी हर बात मानती थी, उसे छोड़कर जाते हुए सुना और उसने खुद पर व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। जियांग चेन के अभी के प्रदर्शन को देखकर लगता है कि उसने उस किताब से बहुत कुछ सीखा है। बाहर निकलने का रास्ता जरूर असली है और उसे सिर्फ उसी ने खोजा है। असल में जियांग चेन द्वारा उसे अपने साथ आने की अनुमति देने से ही उसे जाने का मौका मिल गया था, लेकिन उसने खुद ही इसे बर्बाद कर दिया था। तुम सचमुच हास्यास्पद हो। अगर मैं न होती तो क्या जियांग चेन सफल हो पाता? चू लुओ ने अपने गुस्से पर काबू खोते हुए चिल्लाकर कहा। अरे सच में, तो मुझे धोखा देने के लिए धन्यवाद, जियांग चेन ने ताना मारा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे झूठ बोला कि ढाल उड़ती हुई तलवार को रोक सकती है। नहीं तो मैं ऐसा क्यों करता? चू लू लगभग चीखते हुए बोली। शालान ने इसे सुना और उसने भी इसे सुना। जियांग चेन ने ये कहा और फिर फोंगपिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैं उसका नाम आधे घंटे से भी कम समय से जानता हूँ और उसने मुझे धोखा नहीं दिया। क्योंकि तुमने मुझे बचाया, फोंगपिंग ने बिना सोचे समझे कहा। मैंने उसे 2 बार बचाया, जियांग चेन ने कहा। उन दोनों के बीच की बातचीत चू लुओ के कानों तक पहुंच गई। उसके चेहरे का विकृत भाव तुरंत गायब हो गया, उसकी आंखों की चमक तेजी से बुझ गई और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपना सिर पकड़कर रोने लगी। आज का अपडेट पूरा हो गया। आप सभी के समर्थन और वोटों के लिए धन्यवाद। फिलहाल शेनवू क्षेत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशंसा सूची में है। जिन दोस्तों ने इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है, कृपया इसे प्राप्त करने के लिए क्लिक करें। अध्याय 105 मुझे क्या कहकर पुकारना चाहिए। क्लैंग। जियांग चेन ने लोहे की तलवार फेंकी जो एक तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरी। खुद को खत्म कर लो, जियांग चेन ने कहा। चू लू चौंक गई। इस स्थिति में भी उसे इस बात पर हैरानी थी कि जियांग चेन उसे मारना चाहता है। उसने रोना बंद कर दिया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मदद के कारण ही वृक्ष प्रमुख और गांव चेनई मारे गए। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्या आप मुझे जाने नहीं दे सकते? नहीं, जियांग चेन ने सिर हिलाते हुए उदासीनता से कहा, जब मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे दूसरों के लिए छोड़ दूंगा। अभी तुम्हें जाने देना तुम्हारी जान बख्शने के बराबर है। मैं तुम्हें तलवार दे दूंगी, क्या ये ठीक है? चू लुओ के चेहरे से अहंकार गायब हो गया और वह रोने ही वाली थी। जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तलवार स्वाभाविक रूप से मैं ले लूंगा, जियांग चेन ने कहा। इस समय फ्लोटिंग आइलैंड की कई महिला शिष्याओं को जियांग चेन का मतलब समझ आ गया। वे जानती थी कि अगर चू लुओ नहीं मरती तो जियांग चेन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए नहीं ले जाती। वरिष्ठ बहन, कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। जी हाँ, हम आपको सीनियर सिस्टर कहते हैं, कृपया स्वयं को समाप्त कर लें और हमारी मदद करें। ये परिणाम आपने स्वयं चुना है। एक के बाद एक वाक्य पढ़ते हुए चू लुओ को रोंगटे खड़े हो गए। वह क्रोध और भय दोनों से भर गई थी। मैं अपना शरीर तुम्हें कभी भी कहीं भी दे दूंगी। आखिर मैं ब्यूटी रैंकिंग में एक महान सुंदरी हूँ। चू लुओ ने इन निर्दयी जूनियर सिस्टर्स से बहस करने की जहमत नहीं उठाए और आखिरकार वही शब्द बोल दिए जिनसे वह पहले सबसे ज्यादा नफरत करती थी। तुम सचमुच बेशर्म हो। ये सुनकर वेनशिन जियांग चेन से भी ज्यादा उत्तेजित हो गई और उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी बढ़ गया। हालांकि अचानक उसे होश आया और उसने जियांग चेन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम मारने ही वाले हो तो सिर्फ उसे ही मत मारो, वरना बेहतर यही होगा कि तुम किसी को मारो ही नहीं। क्यों? वह फ्लोटिंग आइलैंड की सच्ची शिष्या है।
अगर तुम उसे मारते हो, चाहे सही हो या गलत, तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा और तुम्हारे खिलाफ एक हथियार बन जाएगा। यह मत भूलो कि तुम संप्रदाय प्रमुख के पद के लिए निंग हाओटियन से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। उनकी मंगेतर एक राजवंश की राजकुमारी होने के अलावा निंग हाओटियन के 2 शपथ लिए हुए भाई और 2 धर्म बहनें भी हैं, जो 10 महान संप्रदायों के शिष्य हैं। निंग हाओटियन संप्रदाय प्रमुख पद के लिए अपनी प्रतियोगिता में गति बढ़ा रहा है, फिर भी तुम यहाँ 10 महान संप्रदायों के एक शिष्य की हत्या कर रहे हो। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन सभी को मार डालो और सारा दोष गांव चेन्नई पर मार दो। वेन शिन की बातें सुनकर जियांग चेन के चेहरे पर भावविभोरता छा गई। वेन शिन दिल से उसके बारे में सोच रही थी और वह बहुत भावुक हो गया था, लेकिन उसके शब्द बहुत ही भयावह और रक्तरंजित थे। मेरे लिए हत्या करने और हत्या न करने के 2 मापदंड हैं और ये अन्य कारणों से नहीं बदलेंगे। चू लुओ मरने लायक है, लेकिन उसकी छोटी बहनें नहीं। इसके अलावा आपके कहे अनुसार क्या मुझे फोन पिंग और बाकी लोगों को भी मार देना चाहिए? जियांग चेन ने पलटवार किया। तो फिर तुम सिर्फ चू लुओ को ही मार रहे हो। वेन शिन की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, वह उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए। आपने अभी जो कहा वह भी तर्कसंगत है। मेरे कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन मैं रूढ़िवादी नहीं हूं। तो आपकी योजना आखिर है क्या? वेन शिन ने अधीरता से कहा। जियांग चेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फोन पिंग और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग आगे जाकर मेरा इंतजार करो। ठीक है। फैंग पिंग और अन्य लोग मूर्ख नहीं थे और उन्होंने तुरंत हुगुओ हॉल छोड़ दिया। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे पीछे आना होगा और मुझे गुरु कहना होगा। जियांग चेन चू लुओ के सामने आया और उसने कुछ अप्रत्याशित कहा। चू लुओ ने पलकें झपकाईं और अनिश्चितता से पुकारा, गुरुजी, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? सिर्फ एक कॉल ही काफी है। जियांग चेन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं एक गुप्त तकनीक के माध्यम से स्वामी सेवक का संबंध स्थापित करूंगा। अब से तुम सब मेरे प्रति सदा वफादार रहोगे और मुझे धोखा नहीं दोगे। और तुम सब पर भी यही नियम लागू होता है। अंतिम वाक्य फ्लोटिंग आइलैंड की अन्य 3 महिला शिष्यों को संबोधित था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। जियांग चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। क्या आप किसी तरीके से उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कारगर होगा? अगर वे अपने स्कूल वापस चले गए और खुद को छुड़ा लिया तो क्या होगा? वेन शिन पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी। मेरी विधि अभेद्य है और यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वास्तव में मुझे इसका उपयोग करने में लगभग शर्म आती है, इसके मुकाबले तो मृत्यु दयालुतापूर्ण है। जियांग चेन ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। तुरंत बाद उसने तलवार से अपनी हथेली पर निशान बनाया, मुट्ठियां कसकर भींची और एक रहस्यमय मंत्र का जाप करने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी मुट्ठियों से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकली और टपकता हुआ खून भी सुनहरा हो गया। घुटने टेक दो। जियांग चेन ने फ्लोटिंग आइलैंड की महिला शिष्यों से कहा, मुझे अपना गुरु स्वीकार करो और तुम चलती फिरती लाश नहीं बनोगी, तुम अपनी आत्म जागरूकता बरकरार रखोगी। बोलते बोलते वह चू लुओ के सामने आया और बोला, इस प्रक्रिया के दौरान यदि तुम तैयार नहीं हो तो इसके भयानक परिणाम होंगे, समझे? चू लुओ के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी झिझक झलकती दिखी, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत सिर हिला दिया। अपना मुंह खोलो। तो जियांग चेन ने अपना हाथ उसके चेहरे पर फैलाया, जिससे ताज़ा खून उसके मुंह में टपकने लगा, और कहा, मैं एक वाक्य बोलूंगा और तुम उसे दोहराओगी। ठीक है। इस विचित्र दृश्य को देखकर मेंग हाओ और वेन शिन ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। जल्द ही चू लुओ ने जियांग चेन के शब्दों को दोहराना समाप्त किया और उसकी बर्फ जैसी सफेद गर्दन पर एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया, जो तुरंत फिर से गायब हो गया। क्या बस इतना ही काफी है? चू लुओ ने हैरानी से पूछा। हाँ। पास ही मौजूद महिला शिष्याओं ने देखा कि चू लुओ में अभी भी आत्मविश्वास है और वह बोलने में सक्षम है, तो उन्हें राहत मिली। यदि जियांग चेन की विधि उन्हें कठपुतली बना देती तो वे मरना ही बेहतर समझती। जल्द ही तीनों महिला शिष्याओं ने जियांग चेन की गुप्त तकनीक को पूरा कर लिया और उनकी चमकती मुट्ठियां सामान्य हो गईं। जैसे ही जियांग चेन ने अपनी हथेली पर पट्टी बांधी, वेन शिन ने चू लुओ और अन्य लोगों को गौर से देखा, जो बिल्कुल अपरिवर्तित लग रहे थे, और अपने चेहरे पर गहरी उलझन के साथ कहा, वे बिल्कुल भी अलग कैसे नहीं दिखते? कोशिश करके देखोगे तो पता चल जाएगा, जियांग चेन ने कहा। वेन शिन चौंक गई। उसने अपने हाथ में तलवार उठाए और चू लुओ के सामने आकर चिल्लाई, वृक्ष को किसने मारा? कुछ ही देर में वेन शिन ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। चू लुओ का चेहरा एकदम अजीब हो गया, उसकी आंखों में भयंकर चमक आ गई,
और बिना कुछ कहे वह वेन शिन पर झपटी। यह है वेन शिन उसकी इस लापरवाह हरकत से चौंक गई। रुकना, जियांग चेन चिल्लाया और पहले आक्रामक दिख रही चू लुओ तुरंत रुक गई और अपनी जगह पर अकड़कर खड़ी हो गई। हो सकता है कि वे देखने में एक जैसे ही लगें, लेकिन मुझसे जुड़ी किसी भी बात में वे मेरे हितों को प्राथमिकता देंगे। अगर उनके स्वामी को जरा सा भी नुकसान होता है तो वे तुरंत वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा अभी कर रहे हैं। जियांग चेन ने समझाया, फिर चू लुओ और अन्य महिलाओं की ओर देखकर कहा, अपने सारे कपड़े उतार दो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मेंग हाओ की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि चू लुओ और फ्लोटिंग आइलैंड की 3 खूबसूरत महिला शिष्याओं ने बिना किसी झिझक के अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए। ठीक है, इन्हें पहन लो। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि मेंग हाओ उस मनमोहक दृश्य को देख पाता, जियांग चेन ने एक और आदेश दे दिया। वेन शिन के अचंभित चेहरे को देखकर जियांग चेन चू लुओ के सामने आया और बोला, अब तुम मुझे क्या कहकर पुकारोगी? मालिक। चारों महिलाएं बिना किसी झिझक के चिल्लाईं। चू लुओ तो और भी गहरे पश्चाताप से भरी हुई थी। जमीन पर घुटने टेककर रोते हुए बोली, मैंने पहले गुरुजी के प्रति कुछ बुरा किया था। कृपया गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना कहकर उसने स्नेहपूर्वक जियांग चेन के जूतों को चूमा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जियांग चेन ने कहा। धन्यवाद गुरुजी। चू लुओ कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए फिर से खड़ी हो गई। ये किस तरह का बुरा जादू है? वेन शिन ने हैरानी से देखते हुए गुस्से में एक गाली दी। जियांग चेन को घूरते हुए कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी हर बात मानेंगे, चाहे वह आपके साथ सोना ही क्यों न हो? सैद्धांतिक रूप से हाँ। मैंने अभी तक इसे आजमाया नहीं है, जियांग चेन ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। वेन शिन ने गहरी सांस ली और एक एक शब्द करके कहा, अगर तुमने मुझ पर कभी भी इस तरह का तरीका आजमाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगी। अध्याय 106 हृदय भक्षण अभिशाप। ये हृदय भक्षण का अभिशाप है। इसमें किसी भी प्रकार की जबरदस्ती की अनुमति नहीं है। जिस व्यक्ति पर यह अभिशाप डाला जाता है उसकी अपनी सहमति होनी चाहिए। यदि अभी उनमें जरा भी अनिच्छा दिखाई देती तो अभिशाप विफल हो जाता, जियांग चेन ने समझाया। इस श्राप के विशिष्ट प्रभाव क्या हैं? वेन शिन ने जोर देकर पूछा। यह उन्हें वफादार सेवक बना देगा जो बिना शर्त मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। वेन शिन ने गहरी सांस ली और कहा, इतना शक्तिशाली श्राप, क्या इसे केवल कुछ बूंद खून से पूरा किया जा सकता है? यह साधारण रक्त नहीं बल्कि शरीर से निकला सार रक्त है, जियांग चेन ने कहा। एसेंस ब्लड। तभी वेन शिन ने देखा कि जियांग चेन का चेहरा काफी पीला पड़ गया था और वह बहुत कमजोर दिख रहा था। इसके तुरंत बाद जियांग चेन ने बड़ी मात्रा में रिटर्निंग स्पिरिट पिल का सेवन किया और उसके चेहरे की रंगत धीरे धीरे सुधर गई। आप उनसे कैसे निपटेंगे? क्या आप उन्हें वापस चिक्सियाओ पीक ले जाएंगे? मेंग हाओ ने चू लुओ और अन्य महिलाओं को देखा। उसे अभी भी यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि वे जियांग चेन के प्रति कितनी वफादार थीं। बाहर जाने के बाद फ्लोटिंग आइलैंड लौट आओ, लगन से साधना करो और भविष्य में मेरी सेवा करो। बाहर मेरी अनुमति के बिना हमारे रिश्ते का खुलासा मत करना, जियांग चेन ने कहा। हाँ मास्टर। उद्धरण चिन्ह। चू लुओ समेत चारों महिलाओं ने जरा भी संकोच नहीं किया, मानो जियांग चेन के शब्द कोई पवित्र आदेश हो। गुरुजी, ये वही 7 क्रांति की गोली है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी। ये गुरुजी के लोक में बहुत मदद करेगी। चू लुओ ने अपनी छाती से एक छोटी लकड़ी की पेटी निकाली और उसे जियांग चेन की ओर खोला। अंदर एक हल्के नीले रंग की आत्मा की गोली थी जो जैड की कलाकृति जैसी दिखती थी और उसमें से एक समृद्ध औषधीय सुगंध निकल रही थी। 7 क्रांतियों की गोली। वेन शिन को बहुत आश्चर्य हुआ। ये फ्लोटिंग आइलैंड की एक अनोखी स्पिरिट पिल थी जो केवल उत्कृष्ट सच्चे शिष्यों को ही प्रदान की जाती थी और यह जीवन क्षेत्र के अंतिम चरण में मौजूद लोगों के लिए दिव्य यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्पिरिट पिल थी। तुम इसे अपने पास रखो। मैं तुम्हारे साधना संसाधनों को नहीं लूंगा और अब से मुझे युवा स्वामी कहकर बुलाओ, जियांग चेन ने कहा। धन्यवाद युवा प्रभु। जियांग चेन के शब्दों से चू लुओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। क्या आप मुझे ये स्पिरिट पिल देंगे? वेन शिन ये देखना चाहती थी कि हॉट डेवोरिंकस वास्तव में कितना शक्तिशाली है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा। चू लुओ ने लकड़ी का बक्सा बंद किया और उसे संदेह भरी नजरों से देखा। अचानक उसे याद आया कि वेन शिन जियांग चेन की दोस्त थी, इसलिए उसने कहा, अगर युवा स्वामी चाहें तो मैं इसे आपको दे दूंगी। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वेन शिन समझ गई कि वह बहुत अनिच्छुक थी। कितना शक्तिशाली अभिशाप है।
इससे लोगों का मूल व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता, फिर भी वे अपने स्वामी के प्रति पूर्णतः आज्ञाकारी हो जाते हैं, वेनशिन ने मन ही मन सोचा। वेनशिन ने दोबारा कोशिश करने का सोचा। उसे अचानक एक अफवाह याद आई कि चू लुओ निंगहाओ टियन की प्रशंसा करता था, इसलिए उसने कहा, आपके गुरु तियानदाओ संप्रदाय के गुरु के पद के लिए निंगहाओ टियन से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। क्या आपके पास कोई जानकारी है? चू लुओ ने जियांग चेन की ओर एक नजर डाली, फिर अपनी छोटी बहन के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। निंगहाओ टियन वर्तमान में अग्नि क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इस समय युवा स्वामी के लिए उनसे मुकाबला करना उचित नहीं है। युवा स्वामी की तलवारबाजी असाधारण है। समय मिलने पर वह निश्चित रूप से निंगहाओ टियन को पीछे छोड़ देगा। निंगहाओ टियन के पास एक दिव्य नाड़ी है और उसकी साधना प्रतिदिन 1000 मील की प्रगति करती है। युवा स्वामी के लिए उसे हराना मुश्किल होगा। तैरते द्वीप की तीनों महिला शिष्याओं ने एक के बाद एक स्पष्ट विचार व्यक्त किए, और उनके शब्द उनके हृदय स्वभाव के अनुरूप थे। जो कोई भी उन्हें नहीं जानता, उसे कुछ भी गलत नहीं लगता, वह केवल यही सोचता कि वे वफादार सेविकाएं हैं। इसके बाद चू लुओ ने कहा, युवा स्वामी पूरी तरह से निराश नहीं है। मुझे कुछ खबरें मिली हैं कि निंगहाओ टियन की साधना की गति धीमी हो गई है, मानो उनके शरीर में दिव्य नाड़ी में कोई समस्या हो। ये खबर कहाँ से आए? जियांग चेन ने पूछा। निंगहाओ टियन के मित्रों का एक समूह है और मैं उनमें से एक हूँ। पहले हम सभी निंगहाओ टियन को स्वर्ग से भेजा गया प्रतिभाशाली मानते थे और अनुमान लगाते थे कि वह कुछ ही वर्षों में टोंगटियन क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। इसलिए हमने उसकी पिछली साधना गति के आधार पर एक अनुमान लगाया था। बाद में इस अनुमान के आधार पर हमने पाया कि निंगहाओ टियन की क्षेत्र प्रवेश गति पहले की तुलना में बहुत धीमी थी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये स्वाभाविक रूप से धीमा होता जाता है। वेनशिन ने सवाल किया। नहीं, हमने उस कारक को भी ध्यान में रखा और कुछ प्रतिभाशाली लोगों द्वारा पहले बिताए गए समय के आधार पर गणना की। चू लुओ ने जियांग चेन को ध्यान से सुनते हुए देखा और आगे कहा, बाद में एक बार निंगहाओ टियन के भरोसेमंद सहायकों ने उन्हें साधना सत्र के दौरान दर्द से चीखते हुए पाया। वे अपनी नसों के क्षेत्र को पकड़े हुए थे। ये कब हुआ था? जियांग चेन ने पूछा। कुछ महीने पहले की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं है। बाद में निंगहाओ टियन ने इस मामले पर चर्चा करना बंद कर दिया और किसी भी तरह की जानकारी लीक करने से मना कर दिया। आज क्योंकि यंग लॉर्ड ने पूछा, इसलिए मैंने यह बात उठाई, चू लुओ ने कहा। हा, बढ़िया। ये खबर जियांग चेन के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य थी। अगर उसका अनुमान गलत नहीं था, तो जैसे जैसे उसकी दिव्य नाड़ी ठीक हो रही थी, निंगहाओ टियन के शरीर के भीतर की दिव्य नाड़ी भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये स्वर्ग युआन की गोली है। ये तुम्हारे शरीर में मौजूद सच्चे युआन को शुद्ध कर सकती है। ये तुम्हारा इनाम है। जियांग चेन ने मुट्ठी भर तियान लिंग गोलियां निकाली और उन्हें चू लुओ की ओर फेंक दिया। धन्यवाद युवा स्वामी। चू लुओ अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वेनशिन ने गौर किया कि चू लुओ की खुशी स्वर्ग युआन गोली के कारण नहीं, बल्कि जियांग चेन द्वारा उसे प्रदान करने के कार्य के कारण थी। ये ठीक वैसे ही था जैसे कोई वफादार कुत्ता अपने मालिक से प्रशंसा और दुलार मिलने पर प्रतिक्रिया देता है। इसके अलावा फ्लोटिंग आइलैंड की अन्य 3 महिला शिष्याओं ने ईर्ष्या व्यक्त की और अफसोस जताया कि वे जियांग चेन के सामने प्रदर्शन नहीं कर पाईं। ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक, एक अभिशाप जैसा है। पहली बार वेनशिन को खुशी हुई कि वह जियांग चेन की दोस्त थी, दुश्मन नहीं। शाप के बारे में बाहर बात मत करना, जियांग चेन ने निर्देश दिया। बिल्कुल, मिंग हाओ ने तुरंत सहमति जताई। इसी समय शालान सफेद कपड़े में लिपटे एक शव को लेकर लौटी। क्या तुम उसे मार नहीं डालोगे? शालन को पता नहीं था कि क्या हुआ था और वह चू लुओ को जीवित देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे अपने किए पर गहरा अफसोस है और उसने मुझे अपना गुरु मान लिया है, जियांग चेन ने कहा। ओह, शालन शंकाओं से भरी हुई थी। श्राप के बारे में न जानने के कारण उसे यह स्पष्टीकरण कुछ हद तक बेतुका लगा, लेकिन अपने दुख में डूबी होने के कारण उसने इस पर गहराई से विचार नहीं किया और कहा, चलो यहाँ से जल्दी निकल चलते हैं। ठीक है, एक पल रुकिए। जियांग चेन जनरल की पत्थर की मूर्ति की ओर दौड़ा। उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाया और यह पुष्टि करने के बाद कि उसकी भंडारण अंगूठी उसके अंदर फिट हो सकती है, उसने उसे अंदर रख दिया। क्या इसे निकाला जा सकता है? वेनशिन ने कहा। यह पत्थर की प्रतिमा एक अत्यंत जटिल वस्तु है, जिसमें आध्यात्मिक कलाकृति, निर्माण और वीर युग की गुप्त कलाओं का संयोजन है, जिसका उपयोग शाही समाधि की रक्षा के लिए किया जाता था। इसे बनाने वाले व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से नहीं चाहा कि कोई इसे बाहर ले जाए, इसलिए इस पर 2 स्तरों में प्रतिबंध लगाए गए हैं।
प्रतिबंध का पहला स्तर यह है कि यदि पत्थर की प्रतिमा शाही समाधि से बाहर निकलती है तो वह जागृत हो जाएगी और सभी जीवित प्राणियों को मार डालेगी। प्रतिबंध का दूसरा स्तर यह है कि यदि पत्थर की प्रतिमा बाहर जागृत होती है तो वह अंधाधुंध हमला करेगी और मृत्यु तक लड़ती रहेगी। तो फिर आप इसे अभी भी क्यों ले रहे हैं? जियांग चेन की यह बात सुनकर वेन शिन बहुत हैरान रह गई। हालांकि अगर आपको डिजाइनर से ज्यादा बुद्धिमान कोई मिल जाए तो आप इस प्रतिबंध को तोड़कर इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो बड़े होशियार हो, है ना? वेन शिन ने उसकी आवाज में आत्मविश्वास सुनकर आंखें घुमाईं। जियांग चेन मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, फिर हुगुओ हॉल के दूसरी तरफ के निकास द्वार की ओर देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। हम सर्वोच्च भूमिगत महल जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलेंगे। इस यात्रा से हमें अच्छा लाभ हुआ है, लेकिन अगर हम दोबारा दिन का उजाला नहीं देख पाए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। ये सच है। वेन शिन इस बात से पूरी तरह सहमत थी। समूह लगभग पूरी रात भूमिगत रहा था। अध्याय 107 जीवित रहने के लिए नदी में कूदना। हुगो हॉल से बाहर निकलकर और एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए जियांग चेन ने सर्वोच्च भूमिगत महल देखा। ये सचमुच अपने नाम सर्वोच्च के अनुरूप था। भूमिगत एक भव्य और शानदार महल ने लगभग पूरी जगह को भर दिया था, केवल न्यूनतम संभव अंतराल छोड़े थे। समूह केवल मुख्य द्वार से ही प्रवेश कर सकता था। हालांकि किसी ने भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि महल से एक रहस्यमय नीली रोशनी निकल रही थी। सोल हॉल से आने वाली रोशनी के विपरीत, जो कॉस्मोस प्रोफाउंड फायर लैंप से आती थी, उनके सामने स्थित सुप्रीम अंडरग्राउंड पैलेस से आने वाली रोशनी हर ईंट और टाइल से आ रही थी, मानो महल एक जीवित इकाई हो और बहती हुई रोशनी सांस लेने जैसी लग रही थी। जियांग चेन ने एक छोटा पत्थर उठाया और उसे फेंका, और नीली रोशनी में एक सफेद चाप जैसी रोशनी दिखाई दी, जिससे पत्थर टूट गया। बाकी लोग चौंक गए और बार बार पीछे हटने लगे। तुरंत ही मेंग हाओ, फोंग पिंग और अन्य लोगों ने जियांग चेन की ओर देखा। हालांकि वे ये भी नहीं जानते थे कि यह क्या चीज है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि जियांग चेन के पास इसे हल करने का कोई तरीका होगा। और सचमुच जियांग चेन ने पुस्तक उठाए और वीर युग की भाषा में पाठ करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने जल्द ही नीली चमक को धीरे धीरे गायब होते देखा। हालांकि पूरा महल अभी भी चमक रहा था, लेकिन अब यह पहले जितना खतरनाक नहीं लग रहा था। जियांग चेन ने एक और पत्थर फेंका, जो महल के दरवाजे पर लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ज्ञान की शक्ति सचमुच बहुत प्रबल है, फोंग पिंग ने कहा। आखिरकार वो तियांदाओ संप्रदाय का शिष्य है। इसके अलावा वह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है, वास्तव में 10 महान संप्रदायों में से एक के योग्य है। अगर हमने शुरू से ही उनकी बात मान ली होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। फोंग पिंग के साथ मौजूद कई लोगों ने जियांग चेन के प्रति प्रशंसा व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी। भूमिगत महल का दरवाजा खोलते हुए समूह सावधानीपूर्वक अंदर चला गया। अरे बाप रे! हालांकि हॉल के अंदर का दृश्य देखकर तैयार रहने वाले जियांग चेन को छोड़कर बाकी सभी लोग अवाक रह गए। भूमिगत महल में और कुछ नहीं था सिवाय सैकड़ों पत्थर के ताबूतों के, जो जमीन पर बेतरतीब ढंग से रखे हुए थे। धुंधले वातावरण और रहस्यमय नीली रोशनी के कारण हर कोई कांप उठा। जियांग चेन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए देखा कि प्रत्येक पत्थर का ताबूत बहुत भारी था और कोई भी 2 ताबूत एक जैसे नहीं थे। पत्थर के ताबूतों पर वीर युग के ग्रंथ खुदे हुए थे। वर्मिलियन बर्ड कंट्री के सभी सम्राट यहाँ मौजूद हैं, जियांग चेन ने कहा। यह सुनकर किसी ने सोचा होगा कि सम्राट की समाधि में रखी गई वस्तुएं अवश्य ही असाधारण होंगी। एक आदमी हॉल के प्रवेश द्वार के सबसे करीब स्थित पत्थर के ताबूत की ओर बढ़ा और ढक्कन को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, ढक्कन अपनी जगह पर स्थिर रहा। ये ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है ना? उस आदमी ने शिकायत की। पत्थर के सभी ताबूतों पर मुहरें लगी हुई हैं। यदि आप केवल शारीरिक बल पर निर्भर रहेंगे तो आपको टोंगटियन क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकता होगी, और उन्हें जबरदस्ती खोलने से भयानक परिणाम होंगे, जियांग चेन ने कहा। क्या तुम इन्हें खोल सकते हो? वेन शिन ने अनजाने में पूछा। जियांग चेन एक पत्थर के ताबूत के पास गए, उस पर हाथ रखा और अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। काफी देर बाद उन्होंने सिर हिलाकर कहा, मेरे स्तर पर इस मुहर को तोड़ने में बहुत समय लगेगा। मैं केवल दिव्य यात्रा क्षेत्र या टोंगटियन क्षेत्र के किसी व्यक्ति को ही इसे खोलने में मार्गदर्शन कर सकता हूं। खजाने हमारे ठीक सामने हैं, लेकिन हमें उन्हें सिर्फ इसलिए खोना पड़ रहा है क्योंकि हमारा दायरा बहुत नीचा है। यह जवाब मिलने पर चू लुओ को सबसे ज्यादा दुख हुआ। यह सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं है, जियांग चेन ने कहा। क्या? बाकी लोग तनाव में आ गए, अपनी सांसें रोककर जियांग चेन के अगले शब्दों का इंतजार करने लगे।
किताब में लिखा है कि बाहर निकलने का रास्ता इन्हीं पत्थर के ताबूतों में से एक के अंदर है, जियांग चेन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अनिच्छा से सबको बताया। अरे, सभी लोग चौंक गए। पत्थर के ताबूत स्पष्ट रूप से खुलने योग्य नहीं थे और निकास उनके अंदर था, जिससे एक बंद रास्ता बन गया था। उनके लिए यह बेहद घातक साबित हुआ। जियांग चेन, तुमने अभी कहा था कि पत्थर के ताबूत खोलने में काफी समय लगेगा। ठीक कितना समय लगेगा? वेन शिन ने पूछा। ये सुनकर बाकी लोगों के दिल एक बार फिर घबरा गए, यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। कई साल, जियांग चेन ने कहा। एक हताशा भरा जवाब। फैंग पिंग और बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो और वे जमीन पर गिर पड़े। यहाँ तक कि सौम्य स्वभाव वाले मिंग हाओ ने भी अपशब्द कहे, हालांकि वह जियांग चेन को निशाना नहीं बना रहा था। वेन शिन हमेशा से हृदय भक्षण अभिशाप को लेकर चिंतित रही थी और इस समय भी वह चू लुओ और अन्य महिलाओं की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कर रही थी। चू लुओ को छोड़कर बाकी तीनों महिलाओं ने स्वेच्छा से श्राप स्वीकार कर लिया था क्योंकि जियांग चेन उन्हें बाहर निकाल सकता था। अब जब जियांग चेन ने उन्हें निराश किया है तो क्या वे नाराज होंगी या क्रोधित होंगी? हालांकि वेन शिन ने पाया कि वे बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा उसने कल्पना की थी। हालांकि वे बहुत दुखी और निराश थे, लेकिन जियांग चेन के प्रति उनकी कोई शिकायत नहीं थी। अचानक वेन शिन को कुछ सूझा और उसने कहा, जियांग चेन, तुमने पहले बताया था कि इस डिजाइनर ने अपने लिए गुप्त रूप से भागने का रास्ता बना लिया था। वह इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। जब किसी मृत सम्राट को दफनाया जाता है तो वह अकेला नहीं होता। ताबूत को सील कर दिए जाने के बाद उसे भी उसे खोलने में सक्षम नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वास्तुकला का डिजाइन तैयार किया है, वह सील बनाने में माहिर होने के साथ साथ टोंगटिन क्षेत्र में भी कैसे हो सकता है? तुम्हारा मतलब? जियांग चेन हैरान रह गया। वेन शिन की बातों में कुछ सच्चाई थी। किताब में इन 100 ताबूतों के बारे में क्या लिखा है? वेन शिन ने पूछा। इसमें लिखा है कि दिवंगत सम्राट यहाँ वर्मिलियन बर्ड कंट्री के संरक्षक बनेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्राटों की हर पीढ़ी के साथ ये देश दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाए। एक पल रुकिए। जियांग चेन बोलते बोलते अचानक उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने कहा, पत्थर के ताबूत केवल सम्राट की मृत्यु पर ही नहीं बनाए जाते। पत्थर के ताबूतों की विशेष प्रकृति के कारण इन्हें बनाने में लंबा समय लगता है और जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। यदि किसी सम्राट की अचानक मृत्यु हो जाती है तो पत्थर का ताबूत बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, इसलिए अक्सर 1 या 2 पत्थर के ताबूत पहले से ही तैयार रखे जाते हैं। वेन शिन ने उसके विचारों का अनुसरण करते हुए आश्चर्य से कहा, एक खाली पत्थर के ताबूत में कोई शरीर नहीं होता, स्वाभाविक रूप से कोई दफन सामग्री नहीं होती और इसलिए मुहर की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। इस समय तक बाकी लोग समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उनका आत्मविश्वास फिर से जागृत हो गया और वे सभी खड़े हो गए। जल्दी करो, एक एक करके पूरी ताकत से उन्हें धक्का देने की कोशिश करो। जो हिलेगा वही बाहर निकलने का रास्ता है, जियांग चेन ने कहा। तुरंत ही समूह तेजी से तितर-बितर हो गया, प्रत्येक पत्थर के ताबूत की ओर दौड़ पड़ा और ढक्कन को धक्का देने की कोशिश करने लगा। ये रहा, ये रहा। कुछ ही समय बाद मिंग हाओ ने एक चीज देखी और सबको अपने पास बुलाया। उसके सामने रखे पत्थर के ताबूत में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर आश्चर्य भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने ताबूत का ढक्कन पूरी तरह से खोला और वास्तव में वह खाली था। जियांग चेन ने अंदर हाथ डालकर टटोला और जल्दी से एक बटन को छू लिया। उसने उसे जोर से दबाया और पत्थर के ताबूत का निचला हिस्सा नीचे की ओर खुल गया। जियांग चेन ने एक मशाल नीचे गिराए और नीचे एक संकरी पत्थर की गुफा मिली जिसमें उसे पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने झुककर देखा तो पाया कि पत्थर की गुफा के बगल में सचमुच एक नदी बह रही थी। भूमिगत नदी। तो बस यही भागने का तरीका है। जियांग चेन सबको नीचे कूदने के लिए कहने ही वाला था कि अचानक फोन पिंग ने कहा, जियांग चेन देखो, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और तात्कालिक समस्या हल हो गई है। बाहर निकलने की कोई जल्दी नहीं है, हम खजाने की तलाश में जा सकते हैं। जियांग चेन दुविधा में पड़ गया। भूमिगत नदी न जाने कहाँ ले जाती। वे जा तो सकते थे, लेकिन भूमिगत नदी से शाही समाधि तक वापस लौटना बहुत मुश्किल होता। बाहर निकलने का मूल रास्ता अब मौजूद नहीं था। अगर वे अब चले जाते तो शायद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। मुझे भी लगता है कि यह बात तर्कसंगत है, वेन शिन ने कहा। हालांकि जैसे ही जियांग चेन कुछ करने ही वाला था, भूमिगत महल के बाहर से काफी हलचल सुनाई दी। तेज कदमों की आहट और चीखें जो दर्जनों लोगों की आवाजों जैसी लग रही थीं।
जियांग चेन ने अपनी दिव्य चेतना का विस्तार किया और पाया कि वे सभी 4 टीमों के सदस्य थे और इन लोगों के पीछे राक्षसों के घने झुंड थे। ठीक है, हमें यहाँ से जाना ही होगा, भले ही हम जाना न चाहें। राक्षस यहाँ आकर्षित हो गए हैं। जियांग चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ दरवाजे की ओर चिल्लाते हुए कहा, बाहर वालों, बाहर निकलने का रास्ता यही है। अगर जीना है तो जल्दी करो। इतना कहकर उसने अपने समूह को पत्थर के ताबूत में कूदने के लिए प्रेरित किया। जियांग चेन, हमारे पास नाव नहीं है। तैरिए, धारा के साथ बहिए। आप सब जुयुआन क्षेत्र में हैं, मुझे नहीं लगता कि आप डूबेंगे, है ना? क्या पानी के अंदर राक्षस नहीं होंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ऊपर उनमें से बहुत सारे हैं। जैसे ही वे बोल रहे थे, एक के बाद एक आकृतियां नीचे कूदती गईं और राक्षस उनके ठीक पीछे पीछे आ रहे थे। कूदना। अब किसी ने भी संकोच नहीं किया, वे सभी बचने के लिए नदी में कूद गए। रुयुए और गार्जियन ऑफ टुमारोज क्लियर स्काई को उनके उदार दान के लिए धन्यवाद। आज का अपडेट पढ़ चुके दोस्तों, वोट देना और दान प्राप्त करने के लिए क्लिक करना। अध्याय 108 जेड पुण्य का अर्पण। भूमिगत नदी तेजी से बह रही थी और समूह नदी में कूद गया, जिससे वे तुरंत अलग हो गए। उनके शरीर बेकाबू हो गए और नदी का पानी उनके मुंह और नाक में भर गया। अरे नहीं, राक्षस आ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह थी कि पत्थर के ताबूत के नीचे से लगातार राक्षस निकलते रहते थे और पकौड़ी की तरह पानी में कूदते रहते थे। अधिकांश राक्षस तैरना नहीं जानते थे, लेकिन वे डूबते नहीं थे। एक बार किनारे पर पहुंचकर धीरे धीरे होश में आने पर वे फिर से लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। उड़ने वाले राक्षसों ने पानी में फंसे मनुष्यों को नहीं छोड़ा और उन पर हमला करने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण तेज धारा ने उनकी जान बचा ली। जियांग चेन ने अपने बाएं और दाएं हाथों से क्रमशः मेंगहाओ और वेन शिन को पकड़ रखा था और उनके पीछे मौजूद राक्षसों की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। ध्यान से। अचानक वेन शिन चीख पड़ी। जियांग चेन ने अपना सिर घुमाया और पाया कि पानी की सतह पर एक विशाल चट्टान प्रकट हो रही है, जो सीधे उन तीनों के सामने है। जाना। जियांग चेन ने मेंगहाओ और वेनशिन को चट्टान की पहुंच से बाहर धकेल दिया और उसी समय अपनी चिक्सियाओ तलवार निकाली और उसे विशाल चट्टान की ओर निशाना बनाया। अपनी तीव्र गति में वह किसी युद्ध रथ की तरह आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। विशाल चट्टान चकनाचूर हो गई, लेकिन उसके युद्ध रथ को भी भारी क्षति हुई। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह टुकड़े टुकड़े हो गया। जियांग चेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और सीने में तेज दर्द होने लगा। चिक्सियाओ तलवार बह गई और वह पानी की सतह से गायब हो गया। जियांग चेन, वेन शिन और मेंगहाओ बेहद चिंतित थे, लेकिन लाचार थे। वे केवल अपने दिल में चुपचाप आशा ही कर सकते थे। जियांग चेन को चक्कर आ रहे थे और डूबने के कारण उसका दम घुटने लगा था। उसका शरीर पानी में घूम रहा था और स्थिति बेहद नाजुक थी। दुर्भाग्यवश वह पानी में गिरे एक राक्षस से टकरा गया और तुरंत बेहोश हो गया। जब जियांग चेन की नींद खुली तो उसने खुद को एक मुलायम बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। बहुत समय बाद सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, जिससे लंबे समय से अंधेरे में रहे जियांग चेन को अभूतपूर्व रोशनी का एहसास हुआ। युवा स्वामी, चू लुओ की हैरानी भरी चीख बिस्तर के बगल से सुनाई दी। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया। उसे धुंधला सा याद था कि किनारे पर बहकर आने के बाद उसे चू लुओ ने बचाया था और फिर वेन शिन और मेंगहाओ मिलकर उसे झू के शहर वापस ले गए थे। हालांकि ये सभी यादें बहुत धुंधली और अधूरी थीं। कितना समय बीत गया है? जियांग चेन ने पूछा। 3 दिन। अच्छी बात है। जियांग चेन मन ही मन खुश हुआ। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मेरी तलवार। क्या तुमने मेरी तलवार देखी है? ये यही है, छोटी बहन, और मैंने इसे नदी के किनारे पाया। चू लुओ ने चिक्सियाओ तलवार निकाली। तुरंत ही चू लुओ के मुख से जियांग चेन को पता चला कि वे भूमिगत नदी से बहकर खदान के दूसरी ओर एक मैदान में आ गए थे। खान और भूमिगत शाही मकबरे की खबर अग्नि क्षेत्र में फैल गई थी और विभिन्न सेनाओं के शक्तिशाली साधक वहां दौड़ पड़े। जुयुआन क्षेत्र के लोग भले ही शाही मकबरे में मौजूद राक्षसों और जालों से डरते हों, लेकिन शक्तिशाली साधकों को इसकी परवाह नहीं थी। वे शाही मकबरे में मौजूद खजानों, विशेषकर सर्वोच्च भूमिगत महल में स्थित पत्थर के ताबूत से बेहद आकर्षित थे। हालांकि खदान का प्रवेश द्वार अब नहीं मिल पा रहा था और भूमिगत नदी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। जब तक पहाड़ को खोदकर खोला नहीं जाता, तब तक शाही मकबरे में दोबारा प्रवेश करना असंभव होगा। दरअसल कुछ लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। खजाने की लालसा में टोंगटियन क्षेत्र का एक शक्तिशाली साधक अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए खदान की सुरंग में घुस गया, जिससे पहाड़ लगभग ढह गया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला।
बेशक टोंटियन क्षेत्र की क्षमता के साथ पर्याप्त समय दिए जाने पर शाही मकबरा अंततः मिल ही जाएगा। इसी दौरान गांव चेन्नई से संबंधित मामलों ने भी तीखी बहस छेड़ दी। अग्नि क्षेत्र के लोगों को शुरू में विश्वास नहीं हुआ कि गांव चेन्नई ऐसे शर्मनाक काम करेगा। वह युवा मास्टर सूची में शामिल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि भागने वाली चारों टीमों के लोगों ने एकमत होकर गांव चेन्नई के निर्लज और क्रूर कृत्यों की निंदा की। यहां तक कि शाही मकबरे में राक्षसों के हाथों हुई मौतों के लिए भी पूरी तरह से गांव चेन्नई को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और शाही मकबरे से भाग निकले राक्षसों द्वारा किए गए बुरे कर्म भी गांव चेन्नई द्वारा जेल की कोठरियों को खोले जाने के कारण ही हुए थे। ग्रेट क्यूई साम्राज्य के शाही परिवार ने तो गांव परिवार की सार्वजनिक रूप से निंदा भी की थी। इसके जवाब में गांव परिवार चुप रहा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाही मकबरे में गांव चेन्नई की मृत्यु के साथ, जिसने अपने कर्मों का उचित दंड भुगत लिया था, वास्तव में कोई भी उनके दरवाजे पर उपद्रव करने नहीं गया। गांव चेन्नई की हत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान भी जियांग चेन के रूप में हुई है, जो तियानदाओ संप्रदाय का एक शिष्य था। गांव परिवार को तियानदाओ संप्रदाय से पंगा लेने का कोई भरोसा नहीं था, न केवल इसलिए कि गांव चेन्नई मृत्यु के योग्य था, बल्कि तियानदाओ संप्रदाय की शक्ति के कारण भी। क्या शालान महानची साम्राज्य में लौट आए हैं? क्या वेन शिन और मेंग हाओ राक्षसों का शिकार कर रहे हैं? हाँ, छोड़े गए राक्षस तबाही मचा रहे हैं, लेकिन वर्मिलियन बर्ड कंट्री के पास रहने वाले सभी साधक हैं। शाही मकबरे में कुछ हजार राक्षस भयानक लग रहे थे, लेकिन बाहरी दुनिया में वे शिकार बन जाते हैं, चू लुओ ने कहा। ठीक है। अगले कुछ दिनों में जियांग चेन ने दानव देवता के रक्त के मोती को पचा लिया और अपनी चोटों से उबर गया। जब उसके घाव ठीक हो गए, तो उसकी साधना का स्तर एक और पायदान ऊपर चढ़ गया और वह पूर्णता के अंतिम चरण तक पहुंच गया। वह शिखर से केवल एक कदम दूर था, जिसके बाद वह दिव्य यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास हेतु एकांत साधना के लिए अपने विद्यालय लौट सकता था। साथ ही शाही मकबरे में अपने अनुभव से उन्हें दैवीय चेतना के लाभों का एहसास हुआ, और उन्होंने कुछ समय अपनी दैवीय चेतना को बढ़ाने में बिताया। वेन शिन और मेंग हाओ जैसे ही उन्हें पता चला कि वह जाग गया है, तुरंत वापस दौड़ पड़े। जियांग चेन के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद मेंग हाओ ने उत्साहपूर्वक उसे पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बारे में बताया। बाहर दानव रक्त ऊंची कीमतों पर खरीदा जा रहा था, और मेंग हाओ ने अच्छी मात्रा में दानव रक्त प्राप्त किया, जिसे उसने झूके शहर में एक दानव रक्त की दुकान पर बेच दिया, जिससे उसे सोने का अपना पहला घड़ा मिला। मेंग हाओ को डर था कि कोई इसे छीन लेगा, इसलिए उसने इसे जियांग चेन के भंडारण कक्ष में रख दिया। जियांग चेन ने इस पर बस मुस्कुरा दिया। दूसरों को शाही मकबरे में कुछ नहीं मिला, लेकिन उससे ब्रह्मांडीय गहन अग्नि दीपक और सेनापति की पत्थर की मूर्ति मिली, जो शाही मकबरे में औजार के समान मानी जाती थी, लेकिन उसके हाथों में आकर वे अमूल्य सर्वोच्च खजाने बन गईं। अगर दिव्य यात्रा क्षेत्र का कोई व्यक्ति भी शुवानहु लालटेन और सेनापति की पत्थर की मूर्ति लेकर आ जाए, तो भी मैं नहीं डरूंगा। जियांग चेन ने आत्मविश्वास से सोचा। हालांकि जीवन में अक्सर खुशी दुख में बदल जाती है। जियांग चेन को यह नहीं पता था कि डिवाइन ट्रैवल दायरे का कोई व्यक्ति वास्तव में झूके शहर आया था, और वे उसे मारने के लिए यहाँ आए थे। एक और दिन बीत गया, और चू लुओ अनिच्छा से और उदास होकर जियांग चेन से मिलने आए और बोली, युवा स्वामी, हमारी टीम फ्लोटिंग आइलैंड लौट रही है। हाँ, वापस जाओ, अग्नि क्षेत्र बड़ा नहीं है, हम फिर मिलेंगे, जियांग चेन ने कहा। युवा स्वामी, मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से अपने क्षेत्र को लेकर चिंतित देखा है। आप दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंचना चाहते हैं। चू लुओ के गुरु ने कहा था कि जब किसी प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करना हो, तो कुछ शक्ति बचाकर धीरे धीरे संचय करना चाहिए, न कि आवश्यकताएं पूरी होते ही जल्दबाजी में प्रवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य के साधना पथ के लिए हानिकारक होगा, चू लुओ ने कहा। मुझे पता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जियांग चेन ने लापरवाही से जवाब दिया। ये स्थिति मुख्य रूप से साधना तकनीक के कारण थी। उसने दिव्य उच्चतम श्रेणी की कला का अभ्यास किया था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन युवा स्वामी, मेरे पास एक ऐसी विधि है जिससे दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि मैं जैद अर्पण कौशल का अभ्यास करूं और फिर युवा स्वामी के साथ इस बिंदु पर, चू लुओ ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। जियांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। तथाकथित जैड ऑफिंग स्किल यीन को एकत्रित करके यान की पूर्ति करने की एक गहन साधना तकनीक थी, जिसमें एक महिला निस्वार्थ भाव से अपना सार एक पुरुष को दे देती थी, जिससे उस पुरुष के स्तर में तेजी से उन्नति होती थी। इसके चमत्कार स्पिरिट पिल्स, दानव रक्त या अन्य स्वर्गीय खजानों से अतुलनीय थे।
मेरी बाकी 3 छोटी बहनें भी तैयार हैं, चू लुओ ने आगे कहा। इस तरह की निम्न स्तरीय साधना तकनीकें आपको अपूरणीय क्षति पहुंचाएंगी। यदि भविष्य में आपका स्तर केवल जुयुआन स्तर तक ही सीमित रह सकता है, तो आप मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं? जियांग चेन एक पल के लिए हिचकिचाया और विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। लेकिन युवा स्वामी को मेरी आध्यात्मिक गोलियां नहीं चाहिए, नहीं वे मेरी मदद स्वीकार करते हैं। क्या युवा स्वामी हमसे घृणा करते हैं? चू लुओ उनके इनकार से बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से टूटे मोतियों की तरह आंसू बहने लगे। जियांग चेन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। तुम्हारी विधि में कुछ गड़बड़ है। चलो, मैं तुम्हें इसी प्रकार की एक श्रेष्ठ साधना तकनीक सिखाता हूं जो तुम्हारी साधना में सहायक होगी, और भविष्य में भले ही हम दोनों मिलकर साधना करें, हम दोनों को लाभ होगा। कोई और विकल्प न होने के कारण जियांग चेन को उसे इस तरह टालना ही पड़ा। अध्याय 109 काला और सफेद द्वार। चू लुओ को विदाई देकर जियांग चेन और अन्य 2 लोग छिपे हुए उड़ने वाले यान को वापस लाने के लिए झूके शहर से रवाना हो गए। रास्ते में मेंग हाओ और वेनशिन ने इस बात पर चर्चा की कि क्या चू लुओ और उसकी 3 छोटी बहनों की बिछड़ने की अनिच्छा वास्तविक थी। मेरा मतलब यह है कि जादू ने जियांग चेन के प्रति उनकी भावनाओं को बदल दिया, इसलिए बिछड़ने का दुख भी एक वास्तविक अभिव्यक्ति थी। मेंग हाओ ने अपना दृष्टिकोण समझाया। इस संसार में बिना स्रोत के पानी नहीं होता, बिना जड़ों के पेड़ नहीं होता। ऐसे भावों को वास्तविक कैसे कहा जा सकता है? वेन शिन अभी भी उस जादू से सावधान थी और उसने मेंग हाओ की बातों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जादू ही भावनाओं का स्रोत है। जियांग चेन, अगर जादू हट जाए तो क्या होगा? मेंग हाओ ने पूछा। जियांग चेन ने भौहें चढ़ाकर कहा, अब हम इस मंत्र के बारे में और चर्चा नहीं करेंगे। हृदय भक्षण मंत्र पवित्र क्षेत्र में निषिद्ध 3 मंत्रों में से एक था। हालांकि कई लोग इसका गुप्त रूप से उपयोग करते थे, लेकिन जियांग चेन खुले तौर पर इस पर चर्चा करना स्वीकार नहीं कर सकता था। वेन शिन और मेंग हाओ ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि चाहे वे कितने भी उत्सुक क्यों न हो, अब वे उस जादू के बारे में बात नहीं कर सकते थे। तीनों को पर्वत श्रृंखला के बाहर उड़ने वाला यंत्र मिला। वेन शिन ने नाव पर सवार होते ही अचानक जियांग चेन के गंभीर चेहरे को देखा। उसकी भौहें नदी के चरित्र की तरह सिकुड़ी हुई थीं। क्या हुआ? क्या जादू के बारे में बात करने से आपको असहजता हुई? ऐसा दोबारा नहीं होगा। वेन शिन उछलकर उसके पास आ गई और उसका बर्फीला सफेद हाथ उसके कंधे पर टिक गया। दूर हो जाओ। जियांग चेन दहाड़ते हुए वेन शिन को जमीन पर धकेल दिया और अपनी चिक्सियाओ तलवार को पीछे की ओर घुमाया। क्लैंग। धातु के टकराने की कुरकुरी सुहावनी ध्वनि गूंजी और चिंगारियां उड़ती हुई चाकू 2 टुकड़ों में टूट गई और जमीन पर गिर गई। वूश। तभी उड़ते हुए चाकू की तेज सरसराहट उन तक पहुंची, जिससे पता चला कि वह कितनी तेजी से आया था। वेन शिन और मेंग हाओ को पसीना आ गया। उन्होंने जल्दी से अपने आध्यात्मिक हथियार निकाले और उस दिशा में देखा जहां से उड़ता हुआ चाकू आया था। बुरा नहीं है, तुम तो जुयुआन क्षेत्र की दिव्य चेतना से मेरी उड़ती हुई छुरी को भी महसूस कर सकते हो। लगता है तुम्हारी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। दिन दहाड़े काले कपड़े पहने एक व्यक्ति उनकी ओर बढ़ा। वह मध्यम कद का था, पुरुष प्रतीत होता था, और उसने एक विशिष्ट मुखौटा पहन रखा था, जो बाईं ओर काला और दाईं ओर सफेद रंग का था और स्पष्ट रूप से अलग अलग हिस्सों को दर्शाता था। ब्लैक व्हाइट गेट। काले और सफेद रंग का मुखौटा देखकर वेन शिन चौंक उठी। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। फायर डोमेन में सबसे प्रसिद्ध हत्यारा संगठन ये सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है, उसने जियांग चेन और मेंग हाओ को बताया। हत्यारों से नफरत और खौफ किया जाता था। किसी भी अन्य ताकत की तुलना में हत्यारों के संगठन के प्रति शत्रुता आकर्षित होने की संभावना अधिक होती थी। इसलिए हत्यारे रहस्यमय और गुमनाम रहते थे, केवल अज्ञात रहकर ही वे सुरक्षित रह सकते थे। फिर भी ब्लैक व्हाइट गेट की प्रसिद्धि 10 महान संप्रदायों से कम नहीं थी, और यह सदियों से खड़ा था, जो दर्शाता है कि यह कितना भयावह था। पिछले कई वर्षों में विभिन्न बलों के उत्कृष्ट शिष्य ब्लैक व्हाइट गेट की हत्याओं में मारे गए। कई बड़े बलों ने एक बार ब्लैक व्हाइट गेट को खत्म करने के प्रयास में हाथ मिलाया था, लेकिन सभी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज भी अग्नि क्षेत्र में ब्लैक व्हाइट गेट का एक विशेष स्थान है। लोग जानबूझकर इसके बारे में भूल जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनके हत्यारों द्वारा उन्हें निशाना न बनाया जाए। अब एक हत्यारे को अपने सामने देखकर वेन शिन स्वाभाविक रूप से डर गई थी। उसने मुखौटे का दाहिना सफेद हिस्सा देखा, जिसकी आंख के नीचे खून के लाल रंग की एक बूंद का आंसू चित्रित था। खून का आंसू ब्लैक व्हाइट गेट हत्यारे के पद का प्रतिनिधित्व करता है, स्वर्ग का नाश, पृथ्वी का विनाश।
एक खून का आंसू दर्शाता है कि वे विनाश श्रेणी के हत्यारे हैं, यानी चौथे दर्जे के हत्यारे, वेन शिन ने समझाया। तो यह अच्छी बात है, ये सबसे निचला रैंक है, मेंग हाओ ने कहा। वेन शिन ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, ब्लैक व्हाइट गेट हत्यारे का सबसे निचला स्तर डिवाइन ट्रैवल क्षेत्र है। ये देखकर मेंग हाओ लगभग गुस्से से भड़क उठा और आश्चर्य से बोला, दिव्य यात्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ हत्यारे बन रहे हैं। वे और क्या नहीं कर सकते। पदक्रम किसी व्यक्ति के चरित्र को नहीं बदलता। जब तक लाभ कमाने का अवसर है, दिव्य यात्रा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी डाकू बन सकते हैं, वेन शिन ने कहा। वह मेरे पीछे पड़ा है। तुम दोनों उड़ने वाले यान में बैठो और निकल जाओ। जियांग चेन ने नियंत्रण ध्वज वेन शिन को सौंप दिया, उसकी निगाहें अपने सामने खड़े हत्यारे से हटी ही नहीं। चलो साथ चलते हैं। एक बार हम जहाज पर चढ़ गए तो वह हमें पकड़ नहीं पाएगा। इस उड़ने वाले यंत्र में कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं है, और ऊंचाई पर तो यह और भी खतरनाक है। बकवास करना बंद करो। जियांग चेन ने नियंत्रण ध्वज को नीचे फेंक दिया और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। ब्लैक व्हाइट गेट का हत्यारा बेफिक्र था। उसने मेंग हाओ और वेन शिन पर नजर डाली, उसकी उंगलियों के बीच एक तेज उड़ने वाला चाकू घूम रहा था। फिर उसने जियांग चेन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए वेन शिन और मेंग हाओ को धमकाने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि जुयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ से निपटने के लिए ऐसा करना ब्लैक व्हाइट गेट की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। उसने उस दिशा में देखा जिधर जियांग चेन गया था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। हल्के कदमों से वह वेन शिन और मेंग हाओ की नजरों से ओझल हो गया, मानो हवा का एक तेज झोंका जियांग चेन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा हो। सब खत्म हो गया। वेन शिन खुद को बेबस महसूस कर रही थी। जियांग चेन किसी बड़ी शक्ति का शिष्य नहीं था और उसकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं था। दिव्य यात्रा क्षेत्र के हत्यारे के सामने उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, जियांग चेन पर भरोसा रखो। उसने पहले भी डिवाइन ट्रैवल रियल्म के विशेषज्ञों को मार गिराया है, मेंग हाओ ने कहा। इन शब्दों ने वेन शिन को आत्मविश्वास दिया। दोनों उड़ने वाले यान में सवार होकर उस दिशा में उड़ गए जिधर जियांग चेन भागा था। जियांग चेन से निपटने के लिए ब्लैक व्हाइट गेट के हत्यारे को कौन भेजेगा? क्या ये गांव परिवार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है? अगर गांव परिवार सचमुच बदला लेना चाहता तो वे इस सब में नहीं पड़ते, वे सीधे अपने परिवार के विशेषज्ञों को भेज देते। किसी हत्यारे को भेजना ये दर्शाता है कि वे अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। इसलिए यह बहुत संभव है कि इसमें ब्लैक ड्रैगन सिटी का हाथ हो। इससे पहले परीक्षण मैदान में जिनपिंग ने जियांग चेन को निशाना बनाया था, जिसका मतलब है कि ब्लैक ड्रैगन सिटी के मन में पहले से ही हत्या का इरादा था। लेकिन बाद में लंबे समय तक जियांग चेन अपने स्कूल में ही रहा और बाहर नहीं निकला। बाद में जब उसने स्कूल छोड़ दिया तो किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया, जब तक कि शाही मकबरे की खबर ने उसके ठिकाने का खुलासा नहीं कर दिया और लंबे समय से इंतजार कर रहा हत्यारा उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। जियांग चेन ने भी वेन शिन के मन की बात का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन ये जानने से कुछ नहीं बदला। जैसे जैसे वह भागता गया, पीछे से लगातार उड़ते हुए चाकू आते रहे, जिनसे वह एक एक करके बचता रहा। लक्ष्य से चूके हुए उड़ते हुए चाकू पेड़ों से टकराए, बिना किसी रुकावट के उनके तनों को भेदते हुए। उनकी तीक्ष्णता निर्विवाद थी। वह आसानी से पकड़ में आ सकता है, तो फिर उड़ते हुए चाकुओं का इस्तेमाल करने पर क्यों अड़ा है? क्या उसे पीछा करने का रोमांच पसंद है? वह बिल्कुल भी पेशेवर नहीं है। ये जानते हुए कि वह किसी भी हालत में उससे बच नहीं सकता, जियांग चेन रुक गया, पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ब्लैक व्हाइट गेट का हत्यारा एक पतली शाखा के सिरे पर मजबूती से खड़ा है। वह अपने हाथ में उड़ते हुए चाकू से खेल रहा था। मुखौटा पहने होने के बावजूद जियांग चेन उसके चेहरे पर उपहास को महसूस कर सकता था। तुम्हारे उड़ते हुए चाकू मुझे नहीं मार सकते, जियांग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं? तुम्हें जिंदा पकड़ना तुम्हें मारने से 100 गुना ज्यादा फायदेमंद है, हत्यारे ने बेपरवाही से कहा। मुझे बंदी बनाना? जियांग चेन को ठीक से समझ नहीं आया। क्या ब्लैक ड्रैगन सिटी उसे यातना देकर मारना चाहती है? अचानक जियांग चेन को चुल्लुओं की कही बात याद आ गई और वह तुरंत समझ गया। निंग हाओटिन की दिव्य मेरिडियन गायब हो गई। उसने अवश्य ही कोई समस्या देखी होगी, और मेरी तीव्र प्रगति ने स्वाभाविक रूप से एक सुराग का खुलासा किया। ये बात समझ आने के बाद जियांग चेन बार बार व्यंग्य करते हुए सोचने लगा, ब्लैक ड्रैगन सिटी, ओह ब्लैक ड्रैगन सिटी, क्या तुम मुझसे मेरी दिव्य शक्ति फिर से छीनना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। इसके तुरंत बाद जियांग चेन ने अपना सिर उठाया, जानबूझकर घबराहट का भाव दिखाते हुए, और दांत पीसते हुए कहा, क्या आप मुझे जाने देंगे?
आपको शाही मकबरे में मेरे कारनामे तो पता ही होंगे, है ना? मैंने शाही महल में एक सर्वोच्च खजाना हासिल किया है, मैं उसे आपको दे सकता हूँ। ओह! ब्लैक व्हाइट गेट का हत्यारा पेड़ की चोटी से नीचे कूदा और उसकी ओर चल पड़ा। अध्याय 110 महान जानवर। इन दिनों शाही मकबरे में जियांग चेन के प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा हुई। वह वीर युग की भाषा और लेखन को समझता था और उसने सभी को बचाया। यह असंभव नहीं था कि अब वह किसी सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करने का दावा करे। इससे पहले जब जियांग चेन को कॉस्मोस प्रोफाउंड फायर लैंप प्राप्त हुआ था, तब शालान के साथ केवल चुलुओ और अन्य महिलाएं ही उपस्थित थीं। चुलुओ और अन्य लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे और शालान के पास दूसरों को सूचित करने का कोई कारण नहीं था। बाद में जब महान सेनापति की पत्थर की मूर्ति की बात आई, तो फोंग पिंग और अन्य लोग पहले ही हुगुओ हॉल छोड़ चुके थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि उसने मूर्ति ले ली है। अन्यथा शक्तिशाली साधक उससे इसकी मांग करने आते। कौन सा खजाना? मुझे दिखाओ, हत्यारे ने कहा। जियांग चेन ने कॉस्मोस प्रोफाउंड फायर लैंप निकाला और उसे ऊपर उठाकर हत्यारे की ओर बढ़ाया। अपने ऊपर आते खजाने की आभा के प्रवाह को महसूस करते हुए हत्यारे की सांसें स्पष्ट रूप से तेज हो गईं और उसके मुखौटे से दिखाई देने वाली उसकी आंखों में एक प्रचंड प्रकाश दिखाई दिया। ये किस तरह का खजाना है? उसने पूछा। यह आत्मा को संघनित करने वाला लालटेन है। यदि आप इसे जलाकर जमीन पर बैठकर साधना करते हैं तो न केवल आपके प्रयास दोगुने प्रभावी होंगे, बल्कि आपकी आत्मा भी मजबूत होगी। मुझे इसी से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जियांग चेन ने जानबूझकर आत्मा को मजबूत करने के प्रभाव का उल्लेख किया, जो दिव्य यात्रा क्षेत्र में रहने वालों के लिए अनूठा था। तुम इसे ले जाओ और आजमा लो, जियांग चेन ने कहा और अपने हाथ में पकड़ी लालटेन को फेंकने ही वाला था। रुको, पहले तुम करके दिखाओ, मुझे देखने दो। हत्यारे ने दो उंगलियों के बीच एक उड़ता हुआ खंजर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में निर्ममता भरी हुई थी। वह जानता था कि कुछ आध्यात्मिक कलाकृतियां दुश्मनों को प्रहार से मार देती हैं। अगर जियांग चेन ने लालटेन फेंकने की हिम्मत की तो उसके हाथ में मौजूद उड़ता हुआ खंजर बेरहमी से बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है। जियांग चेन ने बेबसी से कंधे उचकाए, लालटेन को अपने सामने रखा और कहा, पहले इसे जला लेते हैं। उसमें असली सार समाहित हो गया और कमल की पंखुड़ियां एक साथ खिल उठीं, मानो दिन के उजाले में भी एक चकाचौंध भरी लो उठ रही हो। जियांग चेन ने बिजली की गति से एक सांस छोड़ी और आग का एक अंतहीन सागर, एक विशाल मुंह की तरह, हत्यारे को निगलने के लिए प्रतीत हुआ। शाही मकबरे के बाहर आग की भयावहता और भी स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही थी। जमीन पर मौजूद चट्टानें लावा में बदल गईं, वनस्पति स्वतः ही जलने लगी और आसपास का वातावरण पल भर में आग के सागर में तब्दील हो गया। धत्तेरी की! हत्यारे ने यह नहीं सोचा था कि जियांग चेन कोई चाल चल रहा है, लेकिन फिर भी वह इतनी तीव्र लपटों से भयभीत हो गया और बिना किसी झिझक के तुरंत पीछे हट गया। जियांग चेन ने शुवानहो लालटेन को थामे रखा, आग की लपटों से बेपरवाह होकर कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। कुछ ही देर में हत्यारे के कपड़े स्वतः ही जलने लगे और उसे एहसास हुआ कि आग की लपटें उसे बिल्कुल भी छू नहीं सकती। हालात उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गए। अचानक ऊपर से दो आग के गोले गिरे। उसने एक गोले से तो खुद को बचा लिया, लेकिन दूसरा गोला उसके चेहरे पर जा लगा। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जियांग चेन पहले तो उसे एक ही झटके में मार डालने वाला था, लेकिन वह अचानक रुक गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह हताशा में पीछे हट गया। हत्यारे के कपड़ों के नीचे से अनगिनत ठंडी चमक निकली, जो चारों दिशाओं में फैल गईं। ये उड़ते हुए खंजर थे, जिनमें से प्रत्येक की धार 3 इंच से अधिक लंबी नहीं थी, फिर भी चांदी जैसी तेज थी। पेड़ झुंडों में गिरने लगे और उनमें से 3 जियांग चेन की ओर आए। यही उस हत्यारे की असली कुशलता थी। जीवन और मृत्यु के बीच फंसी स्थिति में उसे जियांग चेन को जिंदा पकड़ने की कोई परवाह नहीं थी। प्रत्येक उड़ते हुए खंजर में दिव्य यात्रा की शक्ति समाहित थी, जिसका जियांग चेन विरोध नहीं कर सका। इस समय कॉस्मोस प्रोफाउंड फायर लैंप की लौ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और बाती बुझने ही वाली थी। जियांग चेन ने आग की लपटों को बुझा दिया और बाती के बुझने का संकेत रुक गया, फिर धीरे धीरे वापस आने लगा। कॉस्मोस प्रोफाउंड फायर लैंप अनिश्चित काल तक नहीं जल सकता था, इसे रिचार्ज करने के लिए एक निश्चित शीतलन अवधि भी थी। मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। विकृत चेहरे वाले हत्यारे ने चारों ओर देखा, उसकी काली आंखों में घोर द्वेष भरा हुआ था। वह जमीन पर घिसकता हुआ इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसकी केवल धुंधली छवि ही दिखाई दे रही थी। जियांग चेन शुवानहो लालटेन के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार नहीं कर सका और उसने उस पर फिर से फूंक मार दी। इस बार निशाना हत्यारा नहीं था, बल्कि उसने अपने सामने आग की एक दीवार खड़ी कर ली, फिर मुड़कर भाग गया।
ज्वाला की शक्ति का अनुभव कर चुके हत्यारे ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने सावधानीपूर्वक आग की दीवार को पार किया और पाया कि जियांग चेन पहले ही गायब हो चुका था। तो तुम मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलना चाहते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हत्यारा पीछा करने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया और अपना हाथ उठाकर अपने गाल को छुआ। उसकी उंगली हल्के से उसके चेहरे को छू गई और उसे इतना दर्द हुआ कि वह दर्द से कराह उठा। उसने पहले एक मुखौटा पहन रखा था और उसके पिघलने के बाद वह उसके मांस और रक्त में मिल गया। अब उसका चेहरा सड़े हुए मांस का एक काला सफेद ढेर बन गया था, जो किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। यदि शीघ्र उपचार न किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उसके पास जियांग चेन को अस्थायी रूप से जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने एक उपचार औषधि निकाली। जियांग चेन तब तक दौड़ता रहा जब तक वह पूरी तरह थक नहीं गया और लगभग पर्वत श्रृंखला के काफी अंदर तक पहुंच गया। उसने तभी आराम करने के लिए विराम लिया जब उसे यकीन हो गया कि हत्यारा उसे पकड़ नहीं पाया है। काश वेन शिन भी साथ आए होती, जियांग चेन ने बुदबुदाते हुए कहा, तो फिर वह नाव से जा सकता था। हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि हत्यारे के पास कोई उड़ने वाली आध्यात्मिक कलाकृति न हो। एक बार हवा में पहुंचने पर वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा और कहीं अधिक खतरनाक हो जाएगा। पहले छिप जाओ, फिर हम बात करेंगे। सोचते सोचते जियांग चेन ने एक रिटर्निंग स्पिरिट पिल निकाली और उसे निगल लिया। हालांकि जियांग चेन ने जल्द ही अपने पैरों के नीचे की जमीन को हिलते हुए महसूस किया और पास ही से आश्चर्यजनक आकाश डोंगरी की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शोरगुल उसकी ओर फैल गया। जियांग चेन ने दो विशालकाय याव जानवरों को लड़ते हुए देखा। उनमें से एक विशालकाय भेड़िया था, जिसकी पूंछ हिलाने पर एक बड़े पेड़ से भी ऊंची हो जाती थी। उसके चांदी जैसे फर पर खून के धब्बे थे और उसकी भौहों के ऊपर सुनहरे फर का एक गुच्छा था, मानो उसके सिर पर मुकुट हो। उस विशालकाय भेड़िए से लड़ रहा था एक भयंकर बंदर, जो कद में बड़ा था, जिसकी भुजाएं शक्तिशाली थीं, लंबे और नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, और वह एक पेड़ के तने को लाठी की तरह पकड़े हुए था। उसने एक गदा से विशालकाय भेड़िए के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसका विशाल शरीर धंस गया। पेड़ का तना चकनाचूर हो गया। उस भयंकर बंदर ने उसे फेंक दिया और मुट्ठी बांधकर विशालकाय भेड़िए के सिर पर प्रहार किया। वह विशालकाय भेड़िया कमजोर नहीं था। चोट लगने के बाद उठने में असमर्थ, उसने सीधे उस भयंकर बंदर के निचले पैर को काट लिया और उसकी जांघ से मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया। भयंकर बंदर दर्द से दहाड़ा, उसकी चीख बिजली की तरह गरज उठी, जिससे आसपास के पेड़ कांप गए और जियांग चेन लगभग गिर ही गया। तुरंत ही उस भयंकर बंदर ने एक हाथ से एक बड़ा पेड़ उखाड़ा और उसे बेतहाशा विशालकाय भेड़िए के शरीर पर पटक दिया। अंततः दोनों पक्ष अव्यवस्थित ढंग से पीछे हट गए, लड़खड़ाते हुए और अनगिनत बड़े पेड़ों को गिराते हुए। अरे नहीं, ये तो पर्वत श्रृंखला के बहुत अंदर है। जियांग चेन को अचानक एहसास हुआ कि वह एक अधिक खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। चूंकि उसने पहले कभी याव जानवरों का सामना नहीं किया था, इसलिए उसने सोचा था कि सभी जानवर डरने लायक नहीं होते। अब इन दो भयानक याव राक्षसों को देखकर उसे मनुष्यों की तुच्छता का एहसास हुआ। उस भयंकर बंदर की आकस्मिक दहाड़ उसके अंगों को कमजोर कर सकती थी, और एक ही मुक्के से वह मांस के लोथड़े में बदल सकता था। वह विशालकाय भेड़िया भी साधारण नहीं था, उसके तलवार जैसे दांत किसी भी कवच को भेद सकते थे, यहाँ तक कि तीसरे या चौथे स्तर का आध्यात्मिक कवच भी उसका सामना नहीं कर पाता था। ये दिव्य श्रेणी के याव जानवर ही होंगे, है ना? जियांग चेन सौभाग्यशाली था कि वह इतना कमजोर था कि इन दोनों वन राजाओं का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका और जल्दी से बहुत दूर भाग गया। हालांकि विशाल भेड़िए और भयंकर बंदर ने जियांग चेन को उस खतरे की याद दिला दी जिसका उसे अब सामना करना पड़ रहा था। अगर वह विशाल भेड़िए और भयंकर बंदर की युद्ध सीमा से बाहर भागा, तो उसका सामना अन्य शक्तिशाली याव राक्षसों से हो सकता था। फिलहाल इस क्षेत्र में मौजूद याव जानवर काफी समय पहले ही डरकर भाग गए थे। यही वजह थी कि जियांग चेन इतनी दूर तक सुरक्षित रूप से दौड़ने में सक्षम रहा। जियांग चेन ने जोखिम उठाने और यहीं रहने का फैसला किया ताकि वह प्रभावित न हो। इसके बाद जियांग चेन ने देखा कि विशाल पेड़ हवा में उड़ रहे थे, मानो बच्चे पत्थर फेंककर खेल रहे हों। नीला पत्थर चाहे कितना भी ठोस क्यों न हो, अगर उस पर कोई चोट लगती तो वह तुरंत टुकड़ों में बिखर जाता। उसके पैरों के नीचे की जमीन लगातार कांप रही थी। एक पल के लिए जियांग चेन को ऐसा लगा जैसे वह किसी प्राचीन निर्जन वन में हो। काफी देर बाद शोर धीरे धीरे कम हो गया। जियांग चेन ने अपना सिर बाहर निकाला और पाया कि लड़ाई का नतीजा निकल चुका था।
आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।